नमस्कार। दृष्टि की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो कक्षा लेके आए हैं वो एमपीपीएससी के लिए जो एक द्वितीय पत्र है, सेकेंड पेपर, जिसमें हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र, ये दो जो है वह सेक्शन है। इसमें से कुछ समाजशास्त्र वाले विषय उसको लेकर आए हैं। वास्तव में ये समाजशास्त्र जो है वह यहाँ पर नाम है, लेकिन अगर सिविल सर्विसेज या के यूपीएससी की परीक्षा को जो है वह देखा जाए तो यही विषय वहां पर सामाजिक महत्व के विषय और सामाजिक न्याय के नाम से जो है वह आता है, जो पेपर 1 और पेपर 2 में होता है। लेकिन यहाँ पर उसे समाजशास्त्र का नाम दिया गया है। खैर चलिए, नाम से हम लोगों को क्या है लेना देना, टॉपिक तो वही पढ़ने हैं, यानी वहां पे भी वही टॉपिक है, यहाँ पे भी वही टॉपिक है, और एक दो टॉपिक जो है वह अलग हैं, और वह आप लोग भी समझते हैं कि जैसे जनजाति वगैरह के बारे में जो है वह खास करके जो एमपी के एक्सक्लूसिव जो है वह जो पूछा गया है उसके बारे में। तो हम लोग थोड़ा सा पहले सिलेबस को, एक वर्बली सिलेबस सबके पास होगा, वर्बली जो है वह चर्चा करें कि इकाई 3 है, और इस इकाई 3 में जो है वह जैसे शिक्षा है पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक जो है वह हम लोग ये समाजशास्त्र का पहला टॉपिक हम लोग देखें। समाजशास्त्र में पहला टॉपिक जो है वह है शिक्षा। अब इस शिक्षा के अंतर्गत फिर से कई टॉपिक हैं, इस शिक्षा के अंतर्गत कई टॉपिक हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं। आज थोड़ा सा सिलेबस के बारे में ही पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग उसके बारे में जो हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पर है प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। प्रारंभिक शिक्षा के अलावा यहीं पर जो है वह एक टॉपिक है जिसे हम लोग उच्च शिक्षा का नाम देते हैं, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। इसके बाद इसी में जो है वह एक शिक्षा और है टॉपिक में, जिसे हम लोग तकनीकी व चिकित्सीय शिक्षा कहते हैं। हालांकि ये भी जो है वह अपने आप में तकनीकी शिक्षा ही है, लेकिन इसको अलग से मेंशन किया गया है, तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षा। इसके बाद तब जो है वह अगला आता है इसमें व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, और तब लास्ट में जो है वह आता है बालिका शिक्षा। हालांकि बालिका शिक्षा को आप जो है इसी को स्लैश करके महिला शिक्षा भी लिख सकते हैं। दोनों टॉपिक आपस में कोरिलेटेड है। तो ये पहला टॉपिक जो है जिसको हम लोग देखें, पहला टॉपिक शिक्षा। शिक्षा के अंतर्गत ये है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये जो है वह हम लोग 5 टॉपिक जो है वह हम लोग देख सकते हैं। ये 5 टॉपिक है। तो प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी व चिकित्सीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और बालिका शिक्षा या महिला शिक्षा, इस शिक्षा के अंतर्गत में। अब इसमें शिक्षा के बाद जो दूसरा टॉपिक है, हम लोग अब टॉपिक की चर्चा करें, जिस दिन वो शुरू करेंगे टॉपिक उसका फिर डिटेल बता देंगे। दूसरा है वो लिखता है वंचित वर्ग, यानी आयोग उसको लिखता है वंचित वर्ग, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डिप्राइव्ड क्लास जो है, या इसको कई जगह पर अलग अलग जो है वह सुभेद्य वर्ग आदि का नाम दिया जाता है। तो उस जो सेकेंड पेपर है, उस सेकेंड पेपर में हम लोग बात करें तो इकाई है, और इकाई 3 में दरअसल यही 2 टॉपिक है। और आप जो अगर गौर करके देखिएगा तो इसमें जैसे वंचित वर्ग है, तो वो वंचित वर्ग के अंदर जो है वह फिर बहुत सारे वर्ग हैं। अब आयोग जो है उसको भी कुछ मेंशन जो है वह कर दिया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि निःशक्त वर्ग, जिसमें दिव्यांग जो है वह आते हैं, तो वृद्ध जन है, इसके बाद जो बालक है, महिलाएं हैं, और विकास के कारण विस्थापित वर्ग, ये आयोग ने मेंशन कर रखा है। हालांकि जो है इसमें इतना ही जो है वह नहीं आता है, इसमें बहुत सारे वर्ग हैं। जैसे
आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, जैसे जो है वह सफाई कर्मी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लें तो किन्नर समुदाय, जैसे जो है वह एग्जाम्पल के तौर पर ले तो मादक द्रव्यों के से सेवन लोग, जो मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले लोग हैं वह भी जो है वह वंचित वर्ग में ही आते हैं, या जो है वह SC ST, या जो है वह SC ST वर्ग, या फिर जो अल्पसंख्यक वर्ग, इस प्रकार से बहुत सारे हैं, बस उसकी श्रृंखला जो है वह बहुत बढ़ती चली जाती है। इन चलिए हम लोगों को मेंशन किया है उसने जो है वह 5 वर्गों के बारे में जो है वह आयोग ने मेंशन किया है, इसलिए हम लोग उसी को जो है वह लेके चलेंगे। तब इकाई जो है इसके बाद तब आता है इकाई 4। अब इकाई 4 में फिर से बहुत सारे टॉपिक हैं, इकाई 4 में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो उस दिन मैं डिटेल में जो है वह बताऊंगा, लेकिन यहाँ समझने का कोशिश कीजिए, केवल हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज कि सामाजिक समरसता के घटक एक टॉपिक है, तो उसी में सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा दूसरा टॉपिक है, फिर है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में जो है वह संस्कार है, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम है, धर्म मत पंथ आदि का समाज पर प्रभाव है, विवाह जो है वह है। तब फिर जो है वह उसका टॉपिक आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और तब है पंचायती राज की भूमिका विकास कार्यक्रम में, और उसके बाद तब गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, और उसके बाद ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्ति, यानी वर्तमान में जो ग्रामीण विकास हुआ है उस ग्रामीण विकास में क्या जो है वह न्यू ट्रेंड्स जो है वह क्या है। तब कुटुंब जो है वह न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट जो है वह के बारे में बात करें, ये इकाई 4। तो इकाई 4 में मूल रूप से जो है वह भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीय समाज के बारे में थोड़ा सा चर्चा है, इसके बाद जो है वह इसमें थोड़ा भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा है, और इसके बाद तब इसी में जो है वह हम लोग देखें तो ग्रामीण विकास पर थोड़ी चर्चा है, क्योंकि गांव के बगैर समाज बनता नहीं है, गांव के बगैर भारतीय संस्कृति का भी को हम लोग स्थायी देख नहीं सकते हैं, इसलिए जो है वह यहाँ पर हम लोग इस प्रकार इकाई 4 में जो है वह देख रहे हैं, यानी इकाई 4 की व्यवस्था जो है वह कुछ इस प्रकार से जो है वह है। ठीक है, जैसे कुटुंब न्यायालय वगैरह सब भारतीय समाज के अंतर्गत में ही जो है फैमिली कोर्ट जो बने गए हैं, वो फैमिली डिस्प्यूट और विशेष करके जो है वह तलाक, तलाक के जो है तो विवाह के साथ ही उसको पढ़ना चाहिए, तो इस प्रकार से जो है तब जो है वह इसमें आता है इकाई 5। इकाई 5 का टॉपिक, और इकाई 5 के टॉपिक में एक्चुअल में जो है वह देखा जाए तो यहाँ पर जनसंख्या और जो है वह जो एक तो जनसंख्या है टॉपिक और उससे रिलेटेड जनसंख्या व संबंधित मुद्दे, तो जनसंख्या और संबंधित मुद्दे जो है वह की बात जो है वह की जा गई है एक, और इसी में परिवार कल्याण कार्यक्रम है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम है, इसके बाद तब जो है वह इसी में जो है मानव भूगोल की कुछ जो है वह बातें हैं, या जो है वह मानव भूगोल आप लोग भूगोल में पढ़ते हैं, मानव भूगोल की कुछ बातें हैं, जनसंख्या भी मानव भूगोल का ही टॉपिक है, और मानव भूगोल की जो है वो कुछ बातें हैं, और वो क्या है तो खास करके जैसे जनजाति, जनजाति, ठीक है, और ये जनजाति जो विशेष करके जो पढ़ना है वो एमपी के कंटेक्स्ट में जो है वह पढ़ना है, एमपी के कंटेक्स्ट में हम लोगों को इसके बारे में जो है वह पढ़ना है। अब उसके सामाजिक संरचना, उसकी रीति रिवाज, उसकी मान्यताएं, ठीक है, विवाह, नातेदारी, धर्म जो है, परंपरा, ये सब जो है वह, और तब जो है इसके बाद हम लोग इसी में जो है वह फिर से जो है इसके अंदर जो है वह स्वास्थ्य की चर्चा जो है वह इकाई 5 में,
स्वास्थ्य की चर्चा है। तो इसी में फिर स्वास्थ्य की चर्चा है, यानी हेल्थ रिलेटेड जो है वह इशू, जिसमें खास करके जो है वो पारिवारिक स्वास्थ्य है और जो है वह एक जन्म मृत्यु जो है वह के संदर्भ में जो है वह बात करनी है। फिर इसी में जो है वह हम लोग इसी के अंदर जो है वह इकाई 5 में ही जो है वह कुपोषणता है और इससे रिलेटेड जो है वह बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, कि कैसे जो है वह कुपोषणता को दूर किया जाए, क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसमें शारीरिक जो है वह शासकीय कार्यक्रम जो है वह क्या चल रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या चल रहे हैं। इसके बाद प्रतिरक्षा जो है वह यानी इम्यून सिस्टम जो है के बारे में, और इसके बाद संक्रामक रोग वगैरह के संदर्भ में क्या उपाय करना चाहिए। फिर लास्ट में हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में पढ़ना है, यही हमारा सिलेबस है, ठीक है। तो हम लोग जो है वह जो सिलेबस है वो सिलेबस जो है बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस जो है वह का पार्ट है, और इस सिलेबस के पार्ट में जो है वह हम लोग गौर करके जो है वह देखें, यानी समाजशास्त्र का जो सिलेबस है इकाई 3, 4 और 5 ये जो है वह हैं। तो ये है प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो आप लोग को भी मालूम है कि अधिकांश प्रश्न जो है वह छोटे होते हैं और कुछ 1-2 प्रश्न जो है वह होते हैं जो बड़े प्रश्न जो है वह होते हैं। तो बहुत ज्यादा जो है वह अगर हम लोग इस पर मैटर जो है वह ले लें, मैटर की कोई कमी है नहीं। आप जो है वह मान लीजिए प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, भारत में प्राथमिक शिक्षा और गूगल पर डाल दें, तो उसके बाद जो है जो मैटर जो है वह आपको मिलेगा वो इतना मिलेगा कि आप जो है वह उसमें पस्त हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते कि आखिर पढ़े तो क्या पढ़े, नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। प्रश्न जो है वह देखिएगा तो प्रश्न के अनुकूल ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए, जितना जो है वह हमें आवश्यक है हमें उतना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़कर उसको रिटेन रखना है, और जब तक हम रिटेन नहीं रखेंगे तब तक फायदा नहीं है। तो इसलिए पढ़ना और उसको रिटेन रखना ये अपने आप में जो है वह एक चैलेंज है, इसलिए जो है उसको रिटेन रखना है। तो ये इसीलिए जो है वह और पढ़ा भी देना आसान है, पढ़ा भी देना जो है वह कंपैरेटिवली जो है वह आसान है, रादर देन कि जो है वह आप उसको पढ़कर जो है उसको रिटेन रखना और रिटेन रखकर उसको एग्जामिनेशन हॉल में जो है वह हूबहू प्रस्तुत करना, ये डिफिकल्ट काम है अपने आप में। क्योंकि हम लोग भी जो है वह विद्यार्थी रहे हैं, एक समय में हम लोग भी जो है वह इसी प्रक्रिया से जो है वह जुड़े हुए थे, सिविल सेवा की परीक्षा प्रक्रिया से। तो हम लोगों को भी पता है कि हाँ जो है वह ये आसान काम नहीं है, इसलिए आप कठिन काम कर रहे हैं। इसीलिए जो है उन बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मैं जो है वह यही जो है वह हमेशा सलाह जो है वह देता हूं कि बहुत ज्यादा जो है वह हम लोगों को किसी टॉपिक में नहीं पढ़ना चाहिए, कम पढ़ना चाहिए, लेकिन रिटेन रख सके ये जो है वह हमें देखने की जरूरत जो है वह है। तो जैसा कि मैंने जो है वह बताया, ये जो है वह इकाई 1, इकाई 2 इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5 ये जो है वह हमारे पास है। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वह इकाई 3 से, और इकाई 3 में जो बेसिक है वह है शिक्षा। शिक्षा ये थोड़ा सा बेसिक जो है वह पहले इसमें 1-2 बातें जो है वह को जाने। देखिए शिक्षा में 2 बातें जो है वह होती है, एक होता है साक्षर व्यक्ति और एक होता है शिक्षित व्यक्ति। एक साक्षर और एक शिक्षित। साक्षर जिसे हम लोग कह रहे हैं, अंग्रेजी में हम लोग उसको लिटरेट का नाम जो है वह देते हैं, इसको हम लोग लिटरेट का नाम देते हैं, और जो शिक्षित कहते हैं इसको हम लोग एडुकेटेड का नाम देते हैं। तो दोनों अलग है, दोनों अलग है। यहां साक्षर का मतलब है अक्षर के ज्ञान से, अक्षर का ज्ञान हो गया, ठीक है। और शिक्षित का मतलब है कि जो अक्षर है, अक्षर का जो ज्ञान हुआ, उस अक्षर के ज्ञान के भाव को भी समझ ले कोई, उसके फीलिंग को भी समझ ले, उसके भावना को कोई समझ ले, तो वह जो है वह शिक्षित हो गया। तो हमारे समाज में साक्षरों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, शिक्षितों की संख्या जो है वह कम है, पहली बात। दूसरी बात
कि जरूरी नहीं है कि शिक्षित जो व्यक्ति होता है वह जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे शिक्षित व्यक्ति भी हमें मिलते हैं जो साक्षर नहीं है, खास करके ऐतिहासिक जो है वह पलों में, और ऐतिहासिक पलों में जिनके पास कोई जो है वह एक फॉर्मल एजुकेशन जो है वह नहीं थी, फिर भी जो है वह आज वो शिक्षित की श्रेणी में जो है। इनमें सबसे बड़ा नाम जो है वह हम लोग देखें तो इतिहास में हम लोग कबीर को देख सकते हैं। यानी कबीर जो है वह की जो दोहे हैं, वो दोहे जो है वह हम लोग देख सकते हैं कि जो वो कितने जो है वो आज के समय में भी प्रासंगिक जो है वह दिखाई दे देते हैं, रेलिवेंस जो है वह रेलिवेंसी उनकी है। तो शिक्षित है और साक्षर जो है वह, तो यहाँ आज के समय में साक्षर की संख्या जो है वह बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे कई बार जो है सड़क पर चलने में ट्रैफिक जो है वह का उल्लंघन भी जो है वह हो रहा है, तो उसमें अधिकांश तो साक्षर जो है वही है, फिर भी ट्रैफिक का उल्लंघन हो रहा है। और खुलेआम होता है रेड लाइट, खुलेआम हम जंप कर रहे हैं, और जो है वह जंप कर रहे, तो वो ऐसे व्यक्ति तो सिर्फ साक्षर है ना, वो शिक्षित की श्रेणी में तो जो है वो उनको अभी नहीं रखा जा सकता है ना, क्योंकि उनका बिहेवियर जो है वो शिक्षित की श्रेणी में नहीं जो है वह आ पाया। खैर चलिए, तो इसका मतलब है कि साक्षरता अलग चीज है और शिक्षित होना जो है वह बिल्कुल अलग चीज है। अब हम लोगों को शिक्षा जो है वह टॉपिक जो है वह दिया हुआ है, और शिक्षा जो टॉपिक दिया हुआ अधिकांशतः हम लोग जो है वह इसी टॉपिक पर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सरकारें भी इसी पर जो है वह बात करती है, हमारे कार्यक्रम भी इसी पर आधारित है कि साक्षर बना दो केवल, बस। ठीक है, अब वो शिक्षित होगा तो बाद में होगा, यानी एक तो शिक्षित होने का एक टूल्स भी या वे भी जो है वह यही मान लिया गया है कि पहले साक्षर बना दो, उसके बाद वो स्वयं जो है वह शिक्षित जो है वह हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग भी साक्षर बनाने का प्रयास करें। तो आते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वह है प्राथमिक शिक्षा, यानी प्राइमरी एडुकेशन। प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी जो है एडुकेशन, ठीक है। तो इसको प्राथमिक शिक्षा या जो प्रारंभिक शिक्षा दोनों एक ही चीज है। अंग्रेजी में इसे हम लोग प्राइमरी एडुकेशन भी नाम देते हैं और साथ साथ एलिमेंट्री एडुकेशन का भी नाम देते हैं। यानी प्राइमरी या एलिमेंट्री एडुकेशन, इसका जो है वह नाम देते हैं। इसका मतलब है कि कोई ऐसी शिक्षा जिसमें जो है प्रारंभ की गई हो शिक्षा। और देखिए, प्राइमरी एडुकेशन को भारत में जो है वह जो कहा जाता है, इसको भारत में दो भागों में जो है वह इसको बांट लिया जाता है। एक जो है वह हम लोग कहते हैं इसको लोअर प्राइमरी स्टेज, लोअर प्राइमरी स्टेज। और जो लोअर प्राइमरी स्टेज है वो कक्षा 5 तक, कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक का जो स्टेज है उसको हम लोग जो है वह क्या कहते हैं, लोअर प्राइमरी स्टेज। और जो अपर प्राइमरी स्टेज है इसको हम लोग कक्षा 6 से कक्षा 8 तक मानते हैं। यानी जो प्राथमिक शिक्षा है वो दो भागों में बटा हुआ है, निम्न जो है वह प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वह क्या है कि प्राथमिक शिक्षा को अगर जो है वह हम लोग देखें तो प्राथमिक शिक्षा जो है वह हमारी जो है वो कक्षा 1 से लेकर
कक्षा 8 तक है। ठीक है, अब जो है वह ये जो शिक्षा है तो इसमें एज ग्रुप कितना है, आयु आयु इसमें 6 से लेके 14 वर्ष। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ प्राथमिक शिक्षा को हमने 2 भागों में बांटा है। अब इसी में कुछ जो है क्षेत्रों में या कुछ जो है वह राज्य सरकारों के अधीन जो है ये अपर माध्यमिक शिक्षा जो है इसको सॉरी अपर जो प्राइमरी स्टेज है इसको माध्यमिक शिक्षा भी बोला जाता है। ये माध्यमिक शिक्षा जो है वह, ठीक है, तो ये माध्यमिक शिक्षा जो है वह आ जाती है और इसके बाद तब कक्षा 9 से जो है वह जो शुरू होती है वो सेकेंडरी जो है वह एडुकेशन जो है वह कहलाता है। सेकेंडरी एडुकेशन जिसे हम द्वितीयक शिक्षा का जो है वह नाम देते हैं, कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक जो है, और उसके बाद कक्षा 12 के बाद जो है तब फिर उच्च शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। यानी उच्च शिक्षा हम लोग ग्रेजुएशन के लेवल से प्रारंभ जो है वो मान लेते हैं। तो ये अपर प्राइमरी स्टेज को कुछ जगह पर माध्यमिक शिक्षा का नाम भी दिया जाता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ अपर प्राइमरी एडुकेशन जो है वह लिखा है। इसी को कुछ स्थानों पर माध्यमिक शिक्षा भी जो है वह कहा जाता है। इसका मतलब है कि आयु 6 से 14 वर्ष तक हम लोगों ने लिया जो है प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, और इसको 2 भागों में बांट दिया, लोअर और जो है वह अपर प्राइमरी स्टेज। अब कक्षा 1 के पहले का एडुकेशन जो है वह क्या है, तो कक्षा 1 के पूर्व इसको जो है वो नाम देते हैं प्री स्कूल। इसका नाम जो है ना वो प्री स्कूल, जिसमें जो है वह आप लोग सुनते होंगे कई जगह प्ले स्कूल खुल गए, बच्चों को जो है वह खेलने की शिक्षा जो है वह दी जाती है और उसके बाद तब उसी खेल खेल में ही कुछ अक्षरों का ज्ञान करा दिया जाता है, ABCD वगैरह 1 2 3, और उसके बाद जो है वह उसी में फिर जो है नर्सरी और फिर जो है वह KG आदि की जो है वह शिक्षा दी जाती है। तो ये सब के सब प्री स्कूल जो है वह है। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कक्षा जो है वह 1 में जब बच्चा आएगा तो उसकी आयु जो है वह 6 वर्ष की जो है वह होनी चाहिए, और कक्षा जो है वह 8 में जो है वह तो बच्चे की आयु जो है वह 14 वर्ष की होनी चाहिए। ये हम लोग मान के चल रहे हैं, यानी इसी आधार पर हम लोग जो है एडुकेशन को लेके आगे जो है वह चल रहे हैं। अब हम लोगों से जो प्रश्न जो वह जो पूछे जाते हैं तो निश्चित है कि देखिए प्रशासन में हम लोगों को जाना है, तो प्रशासन में जाना है तो हम लोगों को जो पूछा जाएगा प्रश्न वह क्या पूछा जाएगा, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कैसे शिक्षा में पढ़ाया जाए ये पूछा जाएगा। ये तो काम तो शिक्षाविदों का है कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ये हम लोगों का काम है नहीं और ये हम लोगों से पूछा भी नहीं जाएगा। तो हम लोगों से जो पूछा जाएगा प्रशासन में जो आवश्यकता है उसकी, तो प्रशासन में क्या आवश्यकता है, तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो है वह आप उसकी समस्याओं को या उसकी चुनौतियों को समझते हैं कि नहीं समझते। तो आइए हम लोग जो है वह इसीलिए प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है वह समस्याएं या चुनौतियां। तो प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई जो है वह कुछ जो है वह समस्याएं हैं, कुछ जो है वह चुनौतियां जो है वह हैं। इन चुनौतियों और इन सब के बारे में हम लोग बात करें कि क्या है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में चुनौतियां और जो है वह इनके संदर्भ में। अब इसमें
आते हैं पहली चुनौती। तो पहली चुनौती जो है वह हम लोग लिख रहे हैं ड्रॉप आउट की उच्च दर, यानी हाई रेट ऑफ ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब जो है वह ये है कि कक्षा 1 में जब बच्चे आते हैं तो कक्षा 1 में बच्चों की संख्या जो है वह 100 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। कक्षा 2 में जो है वह मान लीजिए कि जो है वह 98, कक्षा 3 में जो है वह मान लीजिए 95, कक्षा 4 में जो है वह ले ले तो 90, कक्षा जो है वह 5 में जो है वह गए तो 85, कक्षा 6 में जो है वह गए तो 80, कक्षा 7 में जो है वह गए तो हो सकता है 70, और कक्षा 8 में जो है वह गए तो 60। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये इसका मतलब ये नहीं कि यही आंकड़ा है, समझाने के लिए आपको आंकड़ा लिया है। तो यहाँ पर जो है वह 2 जो है वह बच्चे चले गए, यहाँ 3 बच्चे चले गए, यहाँ 5 बच्चे चले गए, यहाँ 5 बच्चे चले गए, यहाँ भी 5 बच्चे चले गए, यहाँ 10, यहाँ 10। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या निकल के आ रही है इसी संख्या को हम लोग जो है कहते हैं ड्रॉप आउट, इसी संख्या को कह रहे हैं ड्रॉप आउट। ये इतने बच्चे जो है वह ड्रॉप हो गए, इतने बच्चे ड्रॉप हो गए, यानी सबसे ज्यादा किसी भी जो है वह विद्यालय में सबसे ज्यादा जो क्राउड होता है वो क्राउड कहाँ होता है, कक्षा 1 में होता है, और उसके बाद धीरे धीरे स्नेह स्नेह उसमें जो है वह बच्चों की संख्या घटती चली जाती है। हाँ, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो आगे के इसमें भी मेंटेन रहते, तो उसके कई दूसरे कारण जो है वह हैं, उन कारणों की चर्चा हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को चुनौतियां जो है पढ़नी, हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है कि जो है वह कुछ विद्यालय ने कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है, वो नहीं, बल्कि जो है वह हम लोगों को चुनौतियां, तो ये चुनौतियां हैं। तो अब चुनौतियां टोटल अगर जो है वह देखें कक्षा 1 से जो है वह कक्षा जो है वह 8 तक में, तो यहाँ ड्रॉप आउट जो है वह कितना दिख रहा है, तो -40, यानी 40% बच्चों ने जो है वह कक्षा ही छोड़ दी। तो 40% बच्चों ने अगर कक्षा छोड़ दी तो यह एक बड़ी जो है वह समस्या जो है वह है, ठीक है। तो क्या इसके कारण जो है वह ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ी चुनौती है, इतना डिटेल में और जो है वह के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सारी जो जितनी समस्याएं हैं सारी समस्याओं के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ड्रॉप आउट चूंकि बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल करने जा रहे हैं। तो इसके कहा जाए कि कुछ जो है वह सामाजिक कारण होते हैं। पहला, सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण के अंतर्गत में जो है वह क्या हो सकता है, तो देखिए क्या है कि कोई भी जो स्कूल होता है उस स्कूल में जो नामांकन होता है, उस नामांकन के बाद जो है जो ड्रॉप आउट होते हैं उसका जो है एक कारण है कि स्कूल में जो भेदभाव है वो भेदभाव समाप्त नहीं किया जा सका। भेदभाव समाप्त नहीं किया जा सका मतलब कि स्कूल में नाम तो लिखा दिया गया, लेकिन स्कूल में बच्चे ही जो है वह आपस में भेदभाव जो है वह करते हैं। एक और दूसरा, जो शिक्षक गण हैं या जो है वह जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं स्कूल के, वो भेदभाव करते हैं। तो पहला जो है वह, जैसा आपने हाल में सुना होगा कि राजस्थान में जो एक घटना घटित हो गई थी कि एक बच्चे ने जो है वो टीचर के घड़े से पानी निकाल के पी लिया, और उसके बाद टीचर जो है महोदय जो है वह इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि जो है वो उस बच्चे की जो है वह बहुत बेरहमी से पिटाई की, और वो जो है वह बच्चा की
उस बच्चे की मृत्यु जो है वह हो गई। ठीक है, तो ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव तो सामाजिक भेदभाव है ना। तो अब ये तो तय है ना कि जिस जगह पर यह घटना घटित हुई, प्रशासन जो है वो लाख कार्रवाई कर ले, लेकिन कई वर्षों तक माता पिता के मन में जो है वह यह भय जो है वह व्याप्त हो जाएगा कि उसके बच्चे के साथ ऐसी घटना घटित हो सकती है। और जब वह भय जो है वह ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में बच्चे का नामांकन वापस हो जाएगा, बच्चा जो है वह ड्रॉप आउट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो है वह इसके अंदर जो है वह जो कारण है वह है सामाजिक भेदभाव। यानी पहला जो कारण है कि भेदभाव, हमारे यहाँ समाज जो है वह जातियों में बटा हुआ है, और जातियों में जो सबसे निकृष्ट बात है वो ये है कि मैं बड़ा तू छोटा। अब पता नहीं वो जो बड़ा अपने आप को कह रहा है, वो बड़ा जो है वह किसने जो है वह उसको, भगवान विष्णु ने जो है वह बना दिया कि भगवान शिव ने जो है उसको बड़ा बना दिया, किसने बना दिया बड़ा, ये जो है वह पता ही नहीं है। और बड़ा होकर अगर कोई बड़ा है तो इसका मतलब है कि उसका व्यवहार और बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसका व्यवहार जो है वह अत्यधिक छोटा है, उसका व्यवहार अत्यधिक छोटा है। नाम का वह अपने आप को बड़ा जो है वह बना दिया और उसका व्यवहार अत्यधिक छोटा है। तो ये जो सामाजिक भेदभाव है ये जाति आधारित है, और इस जाति आधारित भेदभाव ने जो है वही भारत में बहुत बड़ी समस्या को जो है वो उत्पन्न कर रखा है। ठीक है, एक दूसरा जो है वह इसमें सामाजिक कारण के अंतर्गत में जो है, जो माता पिता हैं, माता पिता में जागरूकता का अभाव भी है। अब माता पिता में जागरूकता का अभाव, इसको कैसे हम लोग संदर्भ समझें, तो इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि कई जो है वह माता पिता को पता ही नहीं है कि उनका बच्चा जो है वह किस क्लास में पढ़ता है। खास करके ऐसी समस्या हमें निम्न आय वर्ग में जो है वह देखने को जो है वह मिलती है। निम्न आय वर्ग में ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि उसका बच्चा स्कूल तो जा रहा है, लेकिन स्कूल जो है में कहाँ जा रहा है, स्कूल से में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कि स्कूल के बहाने जो है वह स्कूल जो है वह गया और उसके बाद जो है वह वो गिल्ली डंडा खेल रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है, कि वो किसी जो है वह पेड़ पर जो है वह बेर और जो है इमली तोड़ रहा है। अब क्या कर रहा है ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है। तो माता पिता में जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण जो है वो ड्रॉप आउट जो है वह हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वह कुछ असुरक्षा, कुछ असुरक्षा का वातावरण होता है, और खास करके ऐसा जो है वह असुरक्षा का वातावरण जो होता है वह बालिकाओं के संदर्भ में होता है। यानी जो बालिकाएं हैं उन बालिकाओं के ड्रॉप रेट में, हाई ड्रॉप रेट का जो है वह एक कारण जो है वह उनमें इनसिक्योरिटी जो है वह होना। क्योंकि जैसे ही जो है वह बच्ची बड़ी होती है, थोड़ी सी भी बड़ी होती है, अब उसमें असुरक्षा जो है वह जो है माता पिता में असुरक्षा जो है वह का भाव जन्म जो है वह हो जाता है। और खास करके आज के समय में आप लोग समझते भी होंगे कि माहौल जो है वह हमारे समाज का इतना खराब हो गया है कि जो यौन अपराध हैं बच्चियों के प्रति वो जो है वह बढ़े हैं। तो यौन अपराध के प्रति जो है वह जो बढ़े हैं उसको सुन सुन कर जो है वह माता पिता असुरक्षित भाव से जो है वह ग्रसित हो जाते हैं। तो ये एक असुरक्षा भी कारण है जो, तो सामाजिक कारणों में हम लोग इसको जो है वह रख रहे हैं। अब हम लोग उसमें से आर्थिक कारण की चर्चा करते हैं। यानी ड्रॉप आउट का आर्थिक कारण जो है वह क्या है। ड्रॉप आउट का आर्थिक कारण क्या है, तो ड्रॉप आउट का आर्थिक कारण में जो है वह पहला कारण जो है वह हम लोग बात करते हैं और वह है बाल श्रम।
चाइल्ड लेबर। देखिए, भारत में बाल श्रम अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में बाल श्रम अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और बाल श्रम के अंदर जो है, बाल श्रम के अंदर जो है वह देखा यह गया है कि लगभग जो है वह 1.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो बाल श्रम से जो में, सरकारी आंकड़ों के अनुसार से, ऐसे तो गैर सरकारी आंकड़े कितने बताएंगे ये पता नहीं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार से 1.5 करोड़ बच्चे जो है वह बाल श्रम में जो है वह हैं। और अगर इतने बच्चे बाल श्रम में जो है वह हैं, तो बाल श्रम जो है में लगा दिया गया है अगर, और बाल श्रम में जो होता है वो क्या होता है, तो 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम। अब प्राथमिक शिक्षा भी तो 14 वर्ष तक ही, तो 14 वर्ष से कम के बच्चे को अगर श्रम में लगा दिया गया, तो श्रम में लगा दिया गया है तो निश्चित है ना कि जो है वो शिक्षा से जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो शिक्षा में ड्रॉप आउट है। दूसरा जो है वह कारण, इसी में जो है वह जो दूसरा कारण आ रहा है बाल श्रम के अतिरिक्त, वह आता है गरीबी। दोनों कारण आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों कारण आपस में जुड़े हुए भी हैं। गरीबी के कारण बाल श्रम जो है वह होता है, यानी माता पिता इतने गरीब हैं कि वो अपना भरण पोषण जो है वह नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बच्चे जो है वह क्या होंगे, श्रम के रूप में काम करेंगे। तो श्रम के रूप में अगर काम करेंगे तो वह जो है वह गरीबी जो है, गरीबी वहां पर पोवर्टी जो है वह वहां पर काम जो है वह करने लगती है, और वो उस पोवर्टी के कारण जो है वह बाल श्रम जो है वह भी जो है वह होने लगता है। तो गरीबी भी जो है वह एक बड़ी समस्या है, जो है जो ड्रॉप आउट का कारण जो है वह बनती है। इसके बाद जो है तब आर्थिक कारण के अलावा ड्रॉप आउट में अगला जो है वह जो चुनौती, अगली चुनौती आ रही है, उसको हम लोग जो है अगर लेने का प्रयास करें तो हम लोग अवसंरचना से जुड़ी समस्या। अवसंरचना से जुड़ी चुनौती जो है वह क्या होती है, तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो है, देखिए खास करके जो है एक इसमें पहला कारण जो है वो हम लोग देखते हैं, और वो है कि शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं होना, यानी शौचालय न होना एक विद्यालय में, और दूसरा जो है शौचालय है अगर तो स्वच्छता का अभाव। शौचालय बनवा देना जो है वह बहुत आसान काम जो है वह है, शौचालय जो है वह साफ रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ तो लोग आप जाइए तो कई घरों में, कई घरों के अंदर जो है वो शौचालय साफ नहीं होते हैं, जो मिडिल क्लास और हायर क्लास फैमिली हैं उनके घर में जो है वो शौचालय जो है वह साफ नहीं होते हैं, मेस जो है वह होता है। तो जब वो जो है वो सफाई नहीं रख पाते हैं, खुद अपना जो है वह शौचालय साफ नहीं रख पाते हैं, तो जो स्कूल है, इस स्कूल में जो पब्लिक टॉयलेट है वह साफ सुथरा रहे, यह अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे जो है वह रहेगा, तो शौचालय जो है वह की स्वच्छता जो है वह ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और शौचालय न होना भी, और शौचालय न होना में खास करके जो है वह पृथक जो है वह बालिकाओं के लिए। यानी पृथक रूप से बालिकाओं के हेतु जो है वह जो शौचालय नहीं है, यह और भी बड़ी चुनौती जो है वह है। क्यों जो है वह और भी बड़ी चुनौती जो है वह है बालिकाओं के हेतु जो है, देखिए क्या होता क्या है कि लगभग जो है वह जब बालिकाएं 10, 11, 12 साल की उम्र अवस्था या 13 साल की उम्र अवस्था में पहुंचती है, तो उनके हार्मोनल चेंज होता है। उस हार्मोनल चेंज में बालिकाओं का मेंसुरल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है, और इस मेंसुरल साइकिल में उन्हें पृथक शौचालय की आवश्यकता अधिक महसूस होती है। तो यह अगर जो है वह नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या होगा, बालिकाएं स्कूल जाने से कतराएंगी और स्कूल नहीं जो है वह जाएंगी। तो बालिकाएं जो है वह स्कूल जाना बंद कर देती हैं। उनकी जो है वह माँ जो होती है, माँ का समर्थन जो है वह होता है इसमें कि नहीं, बच्ची को नहीं जाना है स्कूल। तो ये बहुत बड़ी जो है वह चुनौती जो है वह है ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके। यह बहुत बड़ी चुनौती है कि बालिकाओं के लिए जो है वह सेपरेट शौचालय नहीं जो है वह है। तो यह भी बहुत बड़ी चुनौती। और स्वच्छता की कमी तो जो है वह है ही। वो ठीक है, जो पुरुष बच्चे होते हैं वह तो जो है वह आस पास जो है वह खुले क्षेत्रों में चले जाते हैं, लेकिन जो है वह बालिकाएं जो है वह कहाँ जाएं। तो और हमारे घर की भी बालिका है, आपके घर की भी बालिका है, वो कहाँ जाए। तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए जो है वह शौचालय जो है वह नहीं है तो फीमेल एडुकेशन जो है वह बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। और जो है जब आप महिला शिक्षा की बात करते हैं, बालिका के शिक्षा की बात करते हैं, जो शिक्षा में भी है, उसमें एक बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ा हर्डल है कि वहां पर जो है वह शौचालय की व्यवस्था जो है वह बहुत अच्छी नहीं है। तो यह जो है, इसके बाद जो है वह तब अवसंरचना से जो है जो जुड़ी समस्या है वह है कि विद्यालय की बढ़ती दूरी, यह भी ड्रॉप आउट का जो है वह एक कारण है। अब इसको मैं समझा रहा हूं। विद्यालय की बढ़ती दूरी, इसका संदर्भ जो है वह क्या है। देखिए, अमूमन जो है जो भी छोटा सा भी जो है वह गांव है, उस गांव में हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई स्कूल जो है वह है। बहुत कम गांव हैं जहां पर जो है वह स्कूल है ही नहीं, और अगर नहीं है तो पड़ोस के गांव में तो जरूर है। तो देखिए क्या है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक तो जो है वह विद्यालय जो है वह बहुत आसानी से कहीं ना कहीं गांव में या गांव के करीब जो है वह मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद कक्षा 6 ऑनवर्ड्स हर जो है वह गांव में जो है वह, यानी जो हर गांव की बात करें तो हर गांव में अपर प्राइमरी स्टेज, जिसे माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी कहा जाता है, वहां पर जो है वह हर एक गांव में या जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उतने नहीं है। तो क्या हुआ कि पहले जो है वह 1 किलोमीटर की घर से दूरी थी। मान लें कि एक गांव में, उसी गांव में है, तब तो क्या है 200 मीटर की दूरी है, 300 मीटर की दूरी है। लेकिन पड़ोस के गांव में है तो जो है वह 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन जैसे ही कक्षा 6 की जो है वह बात आएगी, अब दूरी जो है वो बढ़कर हो सकता है 5 किलोमीटर की हो जाए, या दूरी जो है वह 7 किलोमीटर की बढ़ के हो जाए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोमीटर जो है वह पैदल चल के जाना और पैदल चल के आना, ये अपने आप में चुनौती है। तो चुनौती अगर है तो जो है वह क्या होगा, हर दिन ऐसी चुनौतियों का सामना करने से बेहतर है कि जो है वह क्या करना है, शिक्षा जो है वह छोड़ दो। पढ़ के क्या करोगे, छोड़ दो। और ऐसा विशेषकर फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो बालिका शिक्षा है, यानी बालिका शिक्षा है, उस बालिका शिक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बच्चियों को जो है वह क्या किया जाता है, घर से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर अगर जाना है तो उनको घर में बिठा दिया जाता है। और खास करके जब जो है वह बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, यानी 10 11 12 साल की हो जाती है, तो उसको घर बिठा दे कि उतना दूर जो है वह जाकर जो है वह क्या, जमाना खराब है, जमाना खराब है। निश्चित है कि जो है वह असुरक्षा का वातावरण है, और जो है वह हमारी जो है वह कानून व्यवस्था में कुछ न कुछ जो है वह कमियां हैं, जिन कमियों के कारण जो है वह हम लोग शायद जो है वह अभी तक माता पिता को ये सिक्योर कर पाने की स्थिति में नहीं आए हैं कि हाँ वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो ये जो चुनौती है, ये चुनौती जो है वह कायम रहती है, जिसके कारण विद्यालय की बढ़ती दूरी। उसके बाद देखिएगा क्या कि जैसे ही जो है वह कक्षा 9 की जो है वह और उसके ऊपर की कक्षा का जो है वह की बात आती है, अब विद्यालय की दूरी और बढ़ जाती है। 11 12 की आती है तो विद्यालय की दूरी और बढ़ जाती है। कई जगह कई स्कूल मिलेंगे जहां 10th तक ही एजुकेशन है, 11 12 का एजुकेशन ही नहीं। तो ये प्राथमिक शिक्षा में नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो महिला शिक्षा में तो जरूर आएगा, जो बालिका शिक्षा उसमें तो जरूर आएगा। तो ऐसी स्थिति में दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, ड्रॉप आउट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। कॉलेज की बात करेंगे और दूरी बढ़ गई तो वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा।
तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ी जो है वह चुनौती जो है वह है कि हम इसका जो है वह कैसे जो है वह सामना करें। खैर बालिका शिक्षा में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि सामना कैसे करें। तो ये इसके बाद जो है वह शिक्षा में अगला है, और वो शिक्षा में है कि शिक्षा के अंदर जो है वह क्या है कि शिक्षा के बाद बेरोजगारी। अब देखिए, मान ले हम लोग दो परिवार है, ए परिवार है, बी परिवार है। ए परिवार का बच्चा जो है वो ग्रेजुएट हो गया और दो बच्चा था, दोनों बच्चा ग्रेजुएट हो गया, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद जो है वह क्या है, बेरोजगार है। अब कक्षा बी जो है, कक्षा बी सॉरी जो परिवार बी है, ये परिवार बी में अभी ये बच्चा जो है वो मान लीजिए कि 5th में पढ़ रहा है। तो इसमें एक नकारात्मक भाव जो है वह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है कि अच्छा भैया तो जो है वह ग्रेजुएट होने के बाद भी जो है वह क्या है, बेरोजगार हैं। इनके माता पिता सोचने लगते हैं कि अच्छा जब इसको जो है वह ग्रेजुएट होने के बाद ही भी कोई ना कोई व्यवसाय करना है, कोई ना कोई व्यवसाय ही करना है, कोई ना कोई दुकानदारी करनी है, कुछ करनी है, क्योंकि हर एक ग्रेजुएट को नौकरी मिल नहीं सकती है, सरकारी नौकरियां उतनी है नहीं, ये तय है। और प्राइवेट क्षेत्र में भी जो है वो जो नौकरियां हैं वो अधिकांशतः श्रम की नौकरियां हैं। तो ये जो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद श्रम की नौकरी जो है वो करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है वह जब इनको अपना काम ही करना है तो जो है वह ये सोचे कि अच्छा तब फिर हम क्या करें, उससे बेहतर है कि काम जो है वो कर लो, तो काम ही सीख लो। अब ये भी जो है वो ड्रॉप आउट का कारण है, शिक्षा के बाद जो बेरोजगारी है वह भी जो है वह एक ड्रॉप आउट का कारण जो है वह है। हालांकि शिक्षा के बाद जो बेरोजगारी होती है उसका कारण जो है वह थोड़ा मैं समझा दूं कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, वैश्वीकरण का जमाना है, और वैश्वीकरण के जमाने में मान के चलिए कि सबसे जो बड़ी जो है जो जरूरत होती है वह होती है स्किल की। यानी आपकी जो कुशलता है वही आपको बाजार में सस्टेन करके रखेगी। आप अगर कुशल नहीं हैं तो बाजार में सस्टेन नहीं रह सकते। तो देखिए क्या है कि शिक्षा जो है वह मिली, और शिक्षा के बाद जो है वह हमारी जो है जो आकांक्षा है शिक्षा से, शिक्षा के बाद ग्रेजुएट हो गए तो हमारी आकांक्षा का लेवल जो है वह बढ़ जाता है। हम ग्रेजुएट हो गए, अब तो हम नौकरी करेंगे, अब तो हम जो है वह डीएम बनेंगे, अब तो हम एसडीएम बनेंगे, अब तो हम डीवाईएसपी बनेंगे, अब तो हम जो है वह वाणिज्य कर अधिकारी बनेंगे। एस्पिरेशन तो बढ़ गया शिक्षा के बाद। लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उच्च शिक्षा में, वह उसकी गुणवत्ता लगातार जो है वह कमजोर हुई है। आप जो है लोगों में से सब ग्रेजुएट ही हैं, तो आप गौर करके देखिएगा पूरे के पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा कॉलेज है जहां पर जो है अगर 4 कक्षा अलॉटेड है तो चारों कक्षा जो है वह पूरे सप्ताह तक चारों कक्षाएं जो है वह होती है, नहीं होती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो कक्षा नहीं ही होती ही नहीं है। पूरा साल भर जो है वह पढ़ाई कराना है, और साल भर में जो है वह 200 दिन जो है वह कॉलेज नहीं होता है, और 200 दिन जो है वह में हर दिन 4 कक्षाएं जो है वह नहीं आयोजित हो पाती है। किसी दिन 1 कक्षा, किसी दिन 2 कक्षा, किसी दिन जो है वह पता चला कि सब सस्पेंड है कक्षा, किसी दिन जो है वह पता चला 2 कक्षा हो गई, उसके बाद जो है वह अगली जो 2 कक्षा है उसके बीच में 2 घंटे का गैप है। अब वो बच्चा क्या करे? तो वो बच्चा 2 घंटे का जो गैप है वह उसके लिए आप वैसी सुविधा बना के रखिएगा कि नहीं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि वो जाकर जो है वो समय का सदुपयोग करे, वो हो नहीं पाता है।
अब बच्चा सोच रहा है कि हम तो 2 घंटा जो है अपना टाइम स्पॉइल करें, उससे बेहतर है कि चलो घर चलते हैं। तो बहुत तरह की चुनौतियां हैं हमारे जो है वह उच्च शिक्षा में, और उसके कारण जो है वह वो गुणवत्ता नहीं हो पाती है। लेकिन आकांक्षा, आकांक्षा एस्पिरेशन तो जो है वह बढ़ गया। तो एस्पिरेशन जो है वह बढ़ जाता है, और जो है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके कारण गुणवत्ता जो है वह ये है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि स्किल ये है, तो गुणवत्ता तो कम रह गई। अब इसमें किसी बच्चे का दोष नहीं है, ये पूरी व्यवस्था का दोष है। हाँ ठीक है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं, कुछ शरारती जो है वो बच्चे होते हैं, मन से ही शरारती बच्चे होते हैं, जिनको जो है पढ़ने लिखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, और वो वास्तव में जो है वो पहले से ही कैरियर बना के चलते हैं कि उनको नेता बनना है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे कक्षा में जो सबसे कमजोर जो है वो बच्चा होगा वही नेता बनेगा बाद में। तो देखिए क्या है, तो ये गुणवत्ता ही जो है वो वास्तव में कम है। तो गुणवत्ता कम है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है, वो ग्लोबलाइजेशन इसके ऊपर जो है वह नौकरी देता है। इवन प्राइवेट भी जो नौकरी मिलती है वो स्किल पर ही जो है वह होती है। प्राइवेट जो है वह जो जॉब भी होती है वो भी स्किल पे होती है, किसी की भी, चाहे हम मेरी ही जॉब क्यों नहीं है, मैं दृष्टि में पढ़ा रहा हूं तो जो है वह मेरे जैसे और भी जो शिक्षक हैं जो भी हैं वो अपने स्किल की वजह से दृष्टि में हैं। सारे शिक्षक, तो पूरे शिक्षकों की टोली उनकी स्किल की वजह से यहां पर जो है वह है। स्किल नहीं होगा तो जो है वह कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसी स्थिति में गुणवत्ता बढ़ानी है, तो प्राइवेट हो और सरकारी में तो जो है वह गुणवत्ता जो है वह चाहिए, तभी तो जो है आप परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या है कि आकांक्षा और गुणवत्ता में गैप हो जाता है, और ये जो गैप है ये लगातार समय के संदर्भ में बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि गुणवत्ता जो है वह घट रही है और आकांक्षाएं जो है वह बढ़ रही हैं, और यही जो है वह क्या करता है कि शिक्षा के बाद जो है वह बेरोजगारी को उत्पन्न करता है। शिक्षा के बाद बेरोजगारी को उत्पन्न करता है। हम ग्रेजुएट हो गए, अब हम जो है वह हमें आकांक्षाएं जो है वह बढ़ गई, तो उसके बाद जो है वह उस गुणवत्ता अगर हासिल नहीं हो पाई तो शिक्षा के बाद बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो एक तो क्या है कि हम शिक्षा को रोजगार से न जोड़ें। शिक्षा को रोजगार से जोड़ेंगे तब जो है वो समस्या होगी। शिक्षा को व्यक्तित्व के विकास से जोड़ें, कि हमें व्यक्तित्व का विकास करना है, इसलिए जो है वह शिक्षा जो है वह प्राप्त करनी है। हमें व्यक्तित्व का विकास करना है इसलिए शिक्षा प्राप्त करनी है, और आपका व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा तो आपको रोजगार मिल जाएगा, और व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाया तो रोजगार नहीं मिला तो आप कोई काम करें। ठीक है, लेकिन हमारी मानसिकता ये हो गई कि हम ग्रेजुएट हो गए हैं तो हमको नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। तो ग्रेजुएशन की शिक्षा को हम व्यक्तित्व के विकास से जोड़ें कि हम भाई हमारा पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा जो है वह ग्रेजुएशन होते होते तक, तब जो है वह ये जो आकांक्षा और जो है वह गुणवत्ता का जो गैप है वो थोड़ा घटेगा। ठीक है, जो भी हो, यानी कि यह भी एक ड्रॉप आउट का कारण है हमारे समाज में, जो है वह ड्रॉप आउट का कारण जो है वह यह भी जो है वह है। अब देखिए, हम लोगों ने ड्रॉप आउट के कारण के संदर्भ में जो है वह बात की, और मैंने कहा था कि इसी को हम लोग डिटेल में जो है वह करेंगे, इतने जो है वह डिटेल में और जो है वह किसी टॉपिक को हम लोग नहीं जो है वह करेंगे। उसके जो है वह यानी प्राथमिक शिक्षा की जो समस्याएं हैं, हम लोग जिस समस्याओं को जो है वह कर रहे थे, तो पहली समस्या की चर्चा जो है वह, इसके बाद जो है वह दूसरा जो है हम लोग बात करते हैं। देखिए, अवसंरचना में विद्युतीकरण का अभाव। हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उस प्राथमिक विद्यालय में विद्युतीकरण का अभाव जो है वह माना जाता है। पूरे भारत में देखिएगा, पूरे भारत में 57%, पूरे भारत में 57% जो है वह प्राथमिक विद्यालय हैं जहां विद्युत सुविधा उपलब्ध है।
पूरे भारत में 57% जो है वह है जहां विद्युत सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, ये आंकड़ा जो है वह 2019 का आंकड़ा है। उसके बाद जो है वह के आंकड़े अभी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, नहीं है वो हो पाए। खैर जो है वह जब भी होगा आप लोगों को पता चले तो भी जो है आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इससे एक तो जो है वह ये पता चलता है कि हाँ क्या स्टेटस है। और दो राज्य हैं, एक मणिपुर और एक जो है वह आपका राज्य है मध्य प्रदेश, जहां यह चुनौती ज्यादा गंभीर है। यानी भारत में एक मणिपुर राज्य और दूसरा जो है वह मध्य प्रदेश, यहाँ चुनौती ज्यादा गंभीर है। यहाँ पर 2019 के अनुसार से 20% जो है वह विद्यालय हैं जहां विद्युत सुविधा जो है उपलब्ध है प्राथमिक में। तो विद्युत सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। अब जो है वह समझिए कि आज हम लोग जो है वह डिजिटलीकरण करना चाह रहे हैं शिक्षा का। तो डिजिटलीकरण करना चाह रहे हैं तो जब विद्युत रहेगा तभी तो डिजिटलीकरण कर सकेंगे। अब सरकार जो है वह योजनाएं बना रही हैं, जैसे जो दूरदर्शन है हम लोगों का, उस दूरदर्शन के चैनल में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है। बहुत अच्छी योजना है, आप लोग भी समझ लीजिए, जान लीजिए, कहीं ना कहीं आप मेंशन कर सकेंगे, यानी उसके समाधान के संदर्भ में या कहीं भी। बड़ी अच्छी योजना है और वो है कि पूरे जो है दूरदर्शन का जो है वह एक कहा जाए कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक 12 चैनल जो है वो बनने जा रहा है। ठीक है, अब 12 चैनल का मतलब जो है वह क्या है कि कक्षा 1 के लिए अलग चैनल। अब पूरे दिन भर उसमें कक्षा 1 का पाठ्यक्रम जो है वह पढ़ाया जाएगा दूरदर्शन पर। ठीक है, दिल्ली से संचालित होगा, पूरे भारत में प्रसारित होगा। दिल्ली से संचालित होगा, पूरे भारत में प्रसारित होगा। तो दिल्ली से संचालित होगा, कक्षा 2 के लिए फिर से अलग चैनल, कक्षा 3 के लिए अलग चैनल, कक्षा 4 के लिए अलग चैनल, कक्षा 5 के लिए अलग चैनल, और पूरे दिन भर 24 घंटे प्रसारित होता रहेगा। अब जो है वह समझिए कि जब जो है एक जगह से होगा, सरकार के हाथों से जो है वह केंद्र सरकार के हाथों से होगा, तो वो क्वालिटी एजुकेशन की जो है वह बात होगी। ये जो सारे जो है वह निजी क्षेत्र जो है वह जो काम कर रहे हैं, आप लोग सुनते हैं बायजूस, अनअकैडमी, ये सब जो है वह जो कर रहे हैं, तो ये सब जो है जो स्कूल जो है वह जो चला रहे हैं अपनी अपनी पैरेलल जो है, तो उसकी जगह पर क्या चलेगा? दूरदर्शन चलेगा। अब दूरदर्शन चलेगा तो ऐसी स्थिति में जो उसकी जो है वह क्वालिटी है, वो क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अब कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 सबका चैनल जो है वह अलग अलग चलता रहेगा दिन भर। अब बच्चा जो है वह को पढ़ना है तो बच्चा जो है वो वहां से भी पढ़ सकता है, क्वालिटी जो है। लेकिन जो है इसके लिए हमें जो है वह क्या, हम प्राथमिक विद्यालय भी अगर हम रख रहे हैं, वहीं पर जो है वह हम बड़े से स्क्रीन में जो है वह दिखाएंगे, यानी प्राथमिक विद्यालय रख रहे हैं वहीं पर बड़े स्क्रीन में दिखाएंगे। और जो स्टाफ होंगे वो नॉन एजुकेशनल स्टाफ होंगे, और कुछ जो एजुकेशनल स्टाफ होंगे जो असिस्ट करेंगे, उनकी समस्याओं को जो है वह सुनेंगे और दूर करेंगे। यही जो है वो मॉडल हो जाएगा। तो हमें कम शिक्षकों की जरूरत जो है वो पड़ेगी, और जो है अब असिस्टेंट शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट घटेगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट का रूप बदल जाएगा। जैसे कुछ लोग, आप लोग ये सुन लीजिए कि अरे तब तो जो है वह जो टीचर हैं, टीचर्स तो सब बाहर हो जाएंगे। रूप बदल जाएगा। आज जो है आप ग्रेजुएट हैं तो जो है वो कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन होगा तो जो स्क्रीन है वो स्क्रीन लगाने वाले के लिए भी तो आदमी चाहिए ना, स्क्रीन चलाने के लिए भी तो आदमी चाहिए ना। वहां कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को भी चलाने के लिए आदमी चाहिए, कंप्यूटर को जो है ठीक करने के लिए भी आदमी चाहिए, कंप्यूटर को बेचने के लिए आदमी चाहिए, वो डिजिटल जो बोर्ड लगेगा और डिजिटल बोर्ड को बेचने के लिए आदमी चाहिए, उसकी सर्विसेज के लिए आदमी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का रूप क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं घटता है। बहुत सारे जो है लोग कहते थे कि कंप्यूटर आ जाएगा तो जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। कंप्यूटर आया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। कंप्यूटर
बेचने वाला, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने वाला, कंप्यूटर बनाने वाला, कंप्यूटर का मदरबोर्ड ठीक करने वाला, सर्विस देने वाला, पुराने कंप्यूटर खरीदने वाला, ना जाने कितने रोजगार जो है वह नए रोजगार पैदा हो गए। कीबोर्ड बेचने वाला तो माउस बेचने वाला, तो अब माउस पैड बेचने वाला तो माउस पैड बन रहा है, तो उसकी फैक्ट्री लग गई है, तो माउस की फैक्ट्री लग गई, ना जाने कितने जो है वह। तो ऐसी स्थिति में घटता नहीं है रोजगार, रोजगार हमेशा बढ़ता है, रोजगार का स्वरूप बदल जाता है। तो स्वरूप जो है वो केवल भारत में बदलेगा नहीं, तो वैश्विक जो है वह जगत की के लिए जो है वह यह बदलाव आता है, और परिवर्तन तो जो है वो होना ही है। तो परिवर्तन जो है वह हो रहा है। आज मैं और आप जो है वह जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। क्या जो है वह पहले ऑनलाइन जो है वह सोचा था? दिल्ली से कक्षा संचालित हो रही है, आप जो है वह मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बैठे हुए हैं और जो है वह कक्षा कर रहे हैं। तो यही चीज तो प्राथमिक शिक्षा में भी हो सकती है ना, यही चीज तो प्राथमिक शिक्षा में भी हो सकती है। तो बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट घटता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये आने वाला। क्या देखिए, ये विद्युत जो है वह की कमी है। ठीक है, इसके बाद अगला तीसरी जो चुनौती है वो है खेल का मैदान, यानी प्लेग्राउंड। देखिए, बच्चे हैं तो शिक्षा जो है खेल के साथ ही जो है वह हो सकती है। बिना खेल कूद के शिक्षा जो है वह बच्चों को तो नहीं दी जा सकती। अगर बच्चों को बगैर खेल कूद के शिक्षा जो है वह देने का प्रयास करेंगे तो बच्चे जो है वह एडुकेशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, एडुकेशन जो है वो नहीं चलेगा। तो प्लेग्राउंड जो है, तो भारत में देखा जाए, भारत में तो 56% प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर प्लेग्राउंड है। इसका मतलब है कि भारत में 44% में प्लेग्राउंड नहीं है। तो ये चुनौती है ना। तो ये जो 44% जो है वह स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको तो जो है वो बड़ी समस्या जो है वह हो रही होगी। और इसमें राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो ओडिशा और प्लस जम्मू एंड कश्मीर दो ऐसे राज्य हैं जहां पर 30% विद्यालय में ही प्लेग्राउंड है। इसका मतलब है 70% में प्लेग्राउंड नहीं है। ओडिशा और जेएनके दो राज्य हैं। तो इसकी भी जो है वह एक चुनौती है। इसके बाद जो है अगली चुनौती चौथा, और वो है कि भवन संबंधी, भवन संबंधी। अब भवन संबंधी का मतलब है कि जो है वह कई जगह तो बिल्डिंग ही नहीं है, टूटे फूटे जर्जर जो है वह मकान में जो है वह बच्चों का पढ़ाई हो रही है। कई जगह जो है वह पेड़ के नीचे जो है वह हो रही है, बिल्डिंग ही नहीं है। कई जगह रूम्स नहीं है, रूम्स की कमी है, यानी अलग अलग रूम्स जो है वह नहीं है। सोशल मीडिया पर एक जो है वह वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें जो है वह एक ही कक्षा एक ही कक्षा रूम, यानी एक ही कक्षा कक्ष के अंदर जो है वह दो कक्षा संचालित हो रही थी। जैसे मान लीजिए कि जो है वह मैं इस बोर्ड पर हूं, तो इस बोर्ड पर कक्षा जो है वह 5 के बच्चे को पढ़ा रहा हूं और सामने वाली दीवार पर जो है वो कक्षा जो है 8 के बच्चे बैठकर जो है वो पढ़ रहे हैं। यानी एक ही कक्ष में दो कक्षाएं चल रही हैं। तो यह जो है वह क्या है? चुनौती, यह चुनौती है। तो ये जो है वह बिल्डिंग और रूम्स जो है वह की चुनौती है। इसी प्रकार जो है वह इससे संबंधित भवन संबंधी और भी जो है वह, जैसे हमें लाइब्रेरी होने चाहिए। अब लाइब्रेरी जो है वह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा, खासकर सरकारी जो है वह जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर लाइब्रेरी का होना
ये तो मतलब अपने आप में कहा जाए कि ये तो जो है वह लेविशनेस है कि किसी जो है वह गरीब के झोपड़े में सोफा लगा दिया हो, ये वो वाली हालत जो है वह है भाई। नहीं, भारत में लाइब्रेरी का कंसेप्ट जो है वह ही नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी आज होने चाहिए। और वही निजी जो है वह जो स्कूल है, आप जो है वह जो श्रेणी सुनते हैं डीपीएस वगैरह, या हर शहर में कुछ ना कुछ अच्छे स्कूल होते हैं, मतलब नाम मैंने लिया डीपीएस वगैरह का क्योंकि उस नाम से सब लोग परिचित होते हैं, निजी है। वहां पर आप जाइए तो कक्षा जो है वह जो प्राथमिक शिक्षा है उनके लिए भी जो है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग लाइब्रेरी है, तो अलग कंप्यूटर लैब है। तो निश्चित है ना कि उन बच्चों को का जो एडुकेशन है वो एडुकेशन का स्तर जो है वह बेहतर हो रहा है, और एक गैप क्रिएट हो रहा है एडुकेशन में। इसके बाद पांचवा जो है वो हम लोग बात करेंगे तो शिक्षकों की कमी। और ये भारत में पूरे के पूरे हर राज्य में यह चुनौती है कि शिक्षकों की कमी है। यानी जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के अनुरूप शिक्षक की बहाली नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार जो है वह पे दे पाने में सक्षम नहीं है, और पे दे पाने में सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो है वो वो वैकेंसीज ही नहीं निकालती है। फाइनेंशियल स्टेटस से राज्य सरकारों का जो है वह खराब होता चला जा रहा है, हर एक सरकार का। और उसमें आप लोग जो है वह अगर ज्यादा अवेयर होंगे तो जो है वह पढ़े होंगे, अभी जो है वह हाल में रिपोर्ट भी जो है वह आई थी जिसमें जो है वह कई राज्य सरकार हैं जिनके ऊपर जो है वह डेप्ट, बहुत बड़ा डेप्ट जो है वह हो गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल, पंजाब आदि का नाम बहुत ऊपर नाम है, जिनके ऊपर जो है वह 5-5, 6-6 लाख करोड़ रुपए का डेप्ट हो गया है। यानी इतना फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई। पश्चिम बंगाल उसमें टॉप पर जो है वह चला गया है, 6 लाख करोड़ का डेप्ट जो है वह है। अब आप समझिए कि जो है वह ऐसी स्थिति में जो है वह जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें जो है वह कहां से जो है वह वो लोग बहाली जो है वह करेंगे, क्योंकि अपने डेप्ट को और जो है वह बढ़ाना, आरबीआई से जो है वह स्पेशल ड्राइंग्स जो है वह लेते जा रहे हैं, आरबीआई से लगातार जो है वह पैसा निकालते जा रहे हैं, उनको कुछ जो अधिकार दिए जाते हैं, उनमें से जो है वो आरबीआई से वो पैसा जो है वो मांगते चले जा रहे हैं, खर्च करते चले जा रहे हैं। लेकिन और ऐसा सिर्फ एक जो है वह चीज से हो रहा है, और वह है मुफ्त रेवड़ियों को बांटने से, जिस पर जो है वह सुप्रीम कोर्ट भी जो है वह चर्चा कर रहा है, और चुनाव आयोग को उसने निर्देश दिया कि आप इसके संदर्भ में कुछ उपाय निकालिए, क्योंकि ये तो अनंत है ना। कोई स्कूटी बांट रहा है, कोई जो है लैपटॉप बांट रहा है, कोई जो है वह बिजली जो है वह मुफ्त में बांट रहा है, तो कोई जो है वह साड़ी बांट रहा है, कोई स्मार्टफोन बांट रहा है। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। जो भी सरकारें जो है वह करेंगी, वो सरकारें जो है वो मुसीबत में जो है वह आएंगी, और मुसीबत जो है वह में वो नहीं आती है एक्चुअल में, उसके बाद आने वाली सरकार मुसीबत में आ जाती है, और गवर्नमेंट के को टैक्स बढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि सरकारों के पास अपना पैसा नहीं है, वो हमारे और आपसे टैक्स लेकर जो है वह, तो किसी को भी जो है वह देना है तो अपने जेब से देना भाई। कोई भी सरकार जो है वह फ्री बीज अगर देना ही चाहती है तो अपने जेब से देना, पार्टी से जो कहे कि नहीं पार्टी, हमारी पार्टी स्पॉन्सर करेगी, सरकार स्पॉन्सर नहीं करेगी, हमारी पार्टी स्पॉन्सर करेगी, तो हम लोग मान ले कि अच्छा भाई आप जो है वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप जो है वह धर्म खाता चला कि टैक्स का पैसा, जनता का पैसा जो है वह आ रहा है और मुफ्त में जो है वह बांट रहे हैं, इसको जो है वह कोई कल्याण नहीं कहा जाता, इसको लोक कल्याण नहीं कहा जाता, इसको इसको जो है वह इसके ऊपर बहुत सख्त कानून जो है वह बनना चाहिए। और उसके कारण जो है वह ये सब समस्याएं जो है वह हो रही हैं कि हम शिक्षकों को वैकेंसी ही नहीं निकाल पाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस जो है वह इतना खराब जो है वह है। इसके बाद जो है वह देखिए क्या है, छठी समस्या जो है, शिक्षकों की कमी तो है ही, छठी समस्या जो है वह क्या है कि शिक्षा में गुणवत्ता की कमी है। यानी जो शिक्षक हैं
वो शिक्षक ही जो है वो काबिल नहीं है। प्राथमिक शिक्षा में जो है वह कई जगह पर आप सोशल मीडिया में अक्सर जो है वह देखते होंगे कि ऐसे जो है वह वीडियोस वायरल जो है वह होते हैं, जहां पर जो है वो जो शिक्षक है वो शिक्षक को ही जो है वह कई बेसिक जानकारी जो है वह नहीं होती है। किसी जो है वह कि मंडे की क्या स्पेलिंग है, ट्यूसडे की क्या स्पेलिंग है, ये सब तक जो है वह मालूम नहीं होता है। जनवरी और फरवरी की क्या स्पेलिंग है, ये जो है वह मालूम नहीं होता है। तो वो जो है वह कैसे जो है वह कोई वो जो है शिक्षक जो है वो एडुकेशन जो है वह दे पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वह चुनौती जो है वह है, जिसमें जो है वह शिक्षा में गुणवत्ता। सातवां जो है वह जो चुनौती जो है वह है, और वह है गैर शैक्षणिक कार्य। अब देखिए, गैर शैक्षणिक कार्य जो है वह में खास करके हमारे देश में एक जो है वह योजना जो है वह चली, जिसे हम लोग कहते हैं मिड डे मील। बहुत अच्छी योजना, बहुत अच्छी जो है वह थी कि भाई बच्चों को जो है लंच बॉक्स लाने की जरूरत नहीं है, आप आइए, आपको जो है वह पर्याप्त जो है वह भोजन जो है वह दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मिड डे मील से संबंधित अवसंरचना खड़ी करनी पड़ेगी ना। अब जो है वह प्रारंभ में तो खैर जो है वह क्या किया गया कि शिक्षकों को ही लगा दिया गया। अब शिक्षक जो है वह पढ़ाने के बदले जो है वह खाना बना रहे हैं। ठीक है, अब कुछ जगह पर अब जो है वह रसोइयों की नियुक्ति हुई है, कुछ जगह पर रसोइयों की नियुक्ति हो गई है, अभी सभी जगह नहीं हो पाई है। दूसरा कि जो मिड डे मील है वो उसमें जो टाइमिंग जो जाता है, तो बच्चों को खिलाने के लिए उतना पर्याप्त जगह नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जो है वह उसका टाइमिंग बढ़ जाता है। 1 घंटे तक जो है वह 1.5 घंटे तक जो है वह क्या हो रहा है, तो मील का कार्यक्रम ही चल रहा है। तो बच्चों का जो एजुकेशन है, एजुकेशन तो प्रभावित हो गया ना। सारे शिक्षक जो है अब उसमें इन्वॉल्व हैं। चलिए ठीक है, वो अब खाना नहीं बना रहे हैं तो जो है कम से कम डिसिप्लिन लाने के लिए जो है वह तो खड़े हैं ना वहीं। नहीं तो बच्चे तो जो है वह वो लाइन भी नहीं लगे अपने, जो है वह उनको छोड़ दिया जाएगा तो लाइन में नहीं लगे। तो बहुत बड़ी चुनौती जो है वह है मिड डे मील। यानी मिड डे मील को जो है वह सही तरीके से लागू कर देना यह अपने आप में बहुत गंभीर चुनौती है। उसके बाद इसमें गुणवत्ता की समस्या अक्सर जो है वह आती रहती है कि खराब भोजन जो है वह दिया जाता है बच्चों को जो भोजन दिया जाता है घटिया क्वालिटी का जो है वह होता है। उसमें जो गेहूं या चावल की जो सप्लाई होती है, दाल की जो सप्लाई होती है, वह जो है वो बहुत ही खराब जो है वह होते हैं, सब्जी आदि की। तो ये सब चीजें तो होती ही है। तो ये जो है वह गैर शैक्षणिक गतिविधि में जो है वह क्या हो गया है कि समस्याएं जो है वह वो बढ़ती चली गई हैं। ये जो है वह यानी इस मिड डे मील योजना अच्छी है, लेकिन इस योजना के लिए एकदम बिल्कुल सेपरेट जो है वह पूरा सिस्टम जो है वह डेवलप जो है वह करना पड़ेगा। ये ऐसे जो है वह नहीं हो सकता है। और सेपरेट सिस्टम जो है वह क्या डेवलप हो सकता है, तो हम लोग जो थाली और जो है वह चम्मच लेकर जो बच्चे जो है वह बैठकर खाना जो खाते हैं, उस सिस्टम को जो है वह बदलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो है वह आपको कोई एक बच्चों से जो है वह का टिफिन बॉक्स ही जो है वह रखिए, और वो टिफिन बॉक्स में बच्चों को स्कूल के क्लास के अंदर ही जो है वह टिफिन जो है वह उपलब्ध करा दीजिए, और बच्चे जो है अपने क्लास के अंदर ही जो है वह खाएंगे। तो इससे जो है वह समय की बर्बादी जो है आधे घंटे के अंदर ही जो है वह सबको लंच फिनिश करना है और फिर जो है वह उसको। लेकिन इसमें भी जो है वह चुनौतियां हैं, लेकिन जो भी है मतलब इन चुनौतियों के ऊपर जो है जब तक हम लोग निजात नहीं पाएंगे तब तक जो है वह समस्याएं आएंगी। तो ये 7। इसके बाद इसी में जो है वह हम लोग 8वां जो है वह बात कर लें, 8वां जो है वह बात कर लें, और वह है विद्यालय का बंद होना। अब देखिए, कई विद्यालय जो है वह क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अब बंद होने का कारण जो है वह हो सकता है भवन ठीक नहीं है, बंद होने का कारण हो सकता है कि शिक्षक उपलब्ध नहीं है,
और कई जो है वह क्षेत्रों में बंद होने का कारण यह है कि विद्यार्थियों की संख्या घट गई है। विद्यार्थियों की संख्या ही घट गई है, तो इनके कारण में विद्यालय जो है वह बंद हो रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के अंदर जो है वह यह भी एक अपने आप में चुनौती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वह, अब चुनौतियां हैं, चुनौतियों का जो है वह समाधान जो है वह भी प्रशासक को ही देना है। यानी समस्याओं को बताना और समाधान देना। अब यहीं पे थोड़ा सा अंतर है। पत्रकारों का काम जो है वह है समस्याओं को बताना, और जो पत्रकार समस्याओं को बताते हैं यानी कि वो अपने पेशे के साथ, अपने जो है पेशे के साथ वो बहुत न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। लेकिन जो प्रशासक समाधान नहीं बता सके, यानी कि जिस प्रशासक के पास समाधान नहीं है, वह जो है प्रशासक बनने लायक नहीं है। यानी आप में से जो है समझ लीजिए, आप लोगों में से जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं, उनमें जो है अगर केवल चुनौतियां या समस्याओं को बताने लायक क्षमता है, तो इसका मतलब है कि आप बेहतर पत्रकार बनेंगे। ठीक है, और जो समाधान सोच पाते हैं वो बेहतर प्रशासक बनेंगे। ठीक है, तो ये तो जो है वह व्यक्तित्व का होता है। पत्रकार बनना भी अपने आप में बड़ा अच्छा कदम है, बहुत अच्छा पेशा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता जो है वह खराब है। मेरा संदर्भ है कि हर एक का काम जो है, यानी जो बॉलिंग फेंक कर सकता है वो बॉलर बनेगा, जो बैटिंग कर सकता है बैट्समैन बनेगा, दोनों जो है वह क्रिकेटर ही है। तो इसलिए जो है वह समस्याओं को बताकर समाधान बताना, ये प्रशासन का जो है वह काम है। तो उसमें सबसे पहला जो है वह जो समाधान जो है वह मैंने बताया था, पहले ही बता दिया है, इसको यहां पर लिख दे रहा हूं केवल, डिजिटलीकरण। यानी जैसे अभी आपकी कक्षा चल रही है दिल्ली से, ऐसे ही कक्षा जो है वह चलनी चाहिए पूरे के पूरे जो है वह हर जगह। अब उस कक्षा को लाइव कर दीजिए, उस कक्षा को रिकॉर्डेड कर दीजिए, उस कक्षा को जैसे मन वैसे कर दीजिए, लेकिन ऐसे ही चलनी चाहिए। ठीक है, तो डिजिटलीकरण जो है वह एक जो है वह, और वहां पर हर एक जगह पर एक सहायक जो है वह शिक्षक होने चाहिए, जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके समस्याओं को का समाधान जो है वह कर सके। तो ये जो है वह ठीक है। दूसरा जो है शिक्षक शिक्षा हेतु, एक प्रकार का नारा भी है। शिक्षक जो होते हैं वो केवल शिक्षा हेतु होने चाहिए। किसी भी शिक्षक से गैर शैक्षणिक गतिविधि जो है वह करवा रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो हम क्लिनिक है, तो क्लिनिक में जो है वह डॉक्टर अगर है तो डॉक्टर जो है वह चादर जो है वह नहीं ना बिछाएगा, कि चादर भी बिछा रहे हैं, बेड भी ठीक कर रहे हैं। ठीक है, और साफ सफाई में भी जो है वो लगे हुए हैं, उसके बाद भी जो है वह तो गुणवत्ता से कमजोर, वो अपने अपना प्रोफेशन से जो है वह कहीं ना कहीं न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे जो है वह एक डॉक्टर जो है वह केवल जो है वह मरीज को देखने के लिए होता है, इसी प्रकार शिक्षक जो है वह सिर्फ पढ़ाने के लिए होने चाहिए। और तब जब शिक्षक सिर्फ पढ़ाने के लिए होंगे तो हम उन्हें जो है वह क्या बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे। उन्हें जो है वह, आप उनको जो है वह अकाउंटेबल बनाइए। यानी आपको उनसे अगर गैर शैक्षणिक गतिविधि नहीं लेनी तो अकाउंटेबल बनाना होगा शिक्षक को, कि आपको क्वालिटी देनी ही होगी। कोई जो है वह इफ एंड बट्स नहीं, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। तो क्वालिटी आपको देनी ही पड़ेगी। और अकाउंटेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण,
टाइम टू टाइम जो है वह उनका ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है वह होते रहना चाहिए, और अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो फिर जो है इसमें भी दिक्कत जो है वह है। ठीक है, तो ये जो है वह हो गया। इसके बाद जो है वह जो अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल जो है वह क्वालिटी के लिए, अकाउंटेबल क्वालिटी के लिए, अकाउंटेबल डिसिप्लिन के लिए, और उसके बाद उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार की भूमिका जो है वह ये होती है कि समय समय पर ट्रेनिंग, यानी शिक्षकों को जो है हर एक जो है वह 2 साल 3 साल के गैप पर जो है आप 15 दिनों की 10 दिनों की एक जो है वह ट्रेनिंग व्यवस्था जो है वह करनी पड़ेगी, लगातार जो है वह ट्रेन जो है वह करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतना ज्यादा हैं और समाज जो है वह इतनी तेजी से परिवर्तित हो रहा है कि आप शिक्षक को अगर परिवर्तित नहीं करेंगे तो जो है वह एडुकेशन का स्तर जो है वह कभी अच्छा नहीं होगा, ये तय मानिए। तो एडुकेशन का अच्छा स्तर हो, इसके लिए आपको उन्हें अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। ये तो ये दूसरा समाधान जो है वह हो गया। इसके बाद समाधान की दिशा में हम लोग तीसरा समाधान जो है वह बात करें, और वह है कि आधारिक संरचना में सुधार। आधारिक संरचना यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है वह जो रिफॉर्म्स है वह करने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में भवन और जो है वह साथ साथ जो है वो रूम, शौचालय, सब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है वह होते हैं, लैब्स है, लाइब्रेरी है, ये सब जो है वह होते हैं। और यहीं पर जो है वह अब क्या है कि निजी क्षेत्रों की भूमिका जो है वह आएगी, यानी निजी क्षेत्र को आपको यहाँ पर जो है वह देना पड़ेगा दो के अंतर्गत, एक तो सीएसआर के अंतर्गत, या जो है वह निजी क्षेत्र को जो है वह पीपीपी मॉडल पर। ठीक है, तो पीपीपी मॉडल जो है वह पर आप जो है वह लाइए, या सीएसआर जो है वह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो है वह प्राइवेट जो है वह पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये दो मॉडल होते हैं जिसमें शिक्षा क्षेत्र में जो है वह आपको जो है वह भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, और तब जाकर जो है वह हम इसमें इस प्रकार की जो है स्थिति में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी। अब हम लोग बात करें उच्च शिक्षा के। अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वो है उच्च शिक्षा। यानी पहले टॉपिक को हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है वह किया, और दूसरा टॉपिक जो है वह हम लोग ले रहे हैं और वह है उच्च शिक्षा। तो देखिए, मैंने जो है वह बताया था कि उच्च शिक्षा का तात्पर्य जो है वह क्या है, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट ऑनवर्ड्स, यानी स्नातक एवं उसके बाद। तो उसमें जो है वह ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, प्लस जो है वह पोस्ट ग्रेजुएट जो है वह होते हैं, प्लस उसके बाद जो है वह एमफिल होते हैं, फिर जो है वह पीएचडी होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। इस प्रकार की जो है शिक्षा, एटसेट्रा लिखा कि वहीं खत्म नहीं होता है, उसके बाद भी होता है। तो ये जो है वह इसको हम लोग हायर एजुकेशन जो है वह कहते हैं, उच्च शिक्षा कहते हैं। देखिए, सेंसस 2011, क्योंकि उसके बाद आया नहीं है, तो जो सेंसस 2011 का आंकड़ा है, सेंसस 2011 का आंकड़ा बताता है कि भारत में 8.15% जो जनसंख्या है वह स्नातक है।
तो स्नातकों की संख्या कम है। और स्नातकों की संख्या कम क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कि ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, और दूसरा स्नातक जो है वह बनने का मतलब जो है वह है, सब लोग जो है वह ये मान लेते हैं कि हमें नौकरी करनी है। लेकिन स्नातक जो है वह नौकरी करना, ये जो है वह उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। ये व्यक्तित्व को विकास से जोड़ना चाहिए। नहीं, ये माहौल तैयार करना जो है सरकार का दायित्व है, कि सरकार जो है वह कैसे इसको परिवर्तित कर सकती है। लेकिन 8.15% ही जो है वह हमारे पास ग्रेजुएट्स जो है वह है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वह देखा जाए कि टोटल जो है वह जो विश्वविद्यालय हैं जहां पर शिक्षा दी जा रही है, उच्च शिक्षा दी जा रही है, उसकी संख्या लगभग जो है वह 1000 है। अप्रॉक्स जो है वह 1000 के आसपास जो है वह इनकी संख्या जो है वह है, जहां पर हम लोग कहें कि विश्वविद्यालय जहां जो है वह ये शिक्षा जो है वह, और इसमें से जो है वह 54 जो है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये स्टेटस जानना चाहिए। स्टेटस जानने के बाद ही जो है वह हम लोग थोड़ा सा उसमें जान पाएंगे कि जो है वह क्या एक्चुअल में जो है वह है। इसके बाद 416 जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज है। स्टेट यूनिवर्सिटीज 416 है। और इसके बाद लगभग 361 जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद फिर और भी हैं, जैसे डीम्ड वगैरह, ये सब जो है वो आते हैं, इसलिए जो है हम लोग उसको एटसेट्रा लिख देते हैं। यानी इतने यूनिवर्सिटीज जो है वह इस प्रकार से जो है वह हैं, जो हम लोग देख सकते हैं उच्च शिक्षा के संदर्भ में। तो अब हमें उच्च शिक्षा का मतलब जो है वह हुआ कि स्नातक और उसके बाद मिलने वाली जो शिक्षा है उसी को जो है। और इसमें अब हम लोग जो है वह बात करते हैं कि क्या चुनौतियां हैं, समस्याएं जो है वह क्या हैं। बहुत बड़ी समस्या जो है वह ये है कि मैंने बताया था कि शिक्षा के बाद बेरोजगारी, ये वहां भी जो है वह जोड़ा था, यहाँ भी जो है वह इसको आपको रखना है। और वही चीज जो है कि आपके आकांक्षा का स्तर जो है वह अधिक है, और जो है ये आपका आकांक्षा है, और ये जो है वह आपका जो है गुणवत्ता है, और जो है वह इसके बीच का जो गैप है, यही जो है वह बेरोजगारी है। बाजार इससे चलता है, बाजार इससे चलता है, और आकांक्षा से हम चलते हैं। तो या तो जो है वह बाजार को क्या कर, बाजार आकांक्षा से चल रहा है तो बाजार को जो है वह, बाजार को जो है अपना स्टैंडर्ड गिरा देना होगा कि नहीं, स्किल की जरूरत ही नहीं है, तो बाजार अपना स्टैंडर्ड गिरा दे और सबको नौकरी पर रख ले। यानी यूपीएससी जो है वो अपना स्टैंडर्ड गिरा दे कि नहीं, कोई बात नहीं, कोई ग्रेजुएट बन जाओ, डीएम बना देते हैं। ठीक है, तो परीक्षा ही ना ले, तो बाजार जो है वह, यूपीएससी भी एक बाजार है, आयोग भी, एमपीपीएससी भी जो एक बाजार है, वो अपना स्टैंडर्ड गिरा दे, कोई बात नहीं, ग्रेजुएट हो जाओ, आ जाओ नौकरी ले लो, आ जाओ डीएम बन जाओ, आ जाओ जो है वह एसडीएम बन जाओ, आ जाओ जो है वह डीएसपी बन जाओ। एक तो उपाय ये है, तो संभव है, आप लोग समझ सकते हैं, हो सकता है ऐसा क्या? तो कदापि नहीं हो सकता है। तो जब ये कदापि नहीं हो सकता है, तो कहीं ना कहीं जो है वह क्या करना पड़ेगा, हमें गुणवत्ता का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आकांक्षा गिराना पड़ेगा। तो मैं आकांक्षा गिराने के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, और इसीलिए जो है वह बोला था कि जो हम लोग ग्रेजुएशन प्लस की जो स्टडी जो है वह है, वो व्यक्तित्व के विकास से जोड़कर रखें, उसको उसको रोजगार से ना जोड़ें।
एक तो ये चुनौती, यानी इसके बाद जो है वह दूसरे जो है वह जो चुनौती है, वो चुनौती जो है वह हम लोग की जो प्राइवेट विद्यालय हैं, निजी क्षेत्र में कॉस्ट ज्यादा है, यानी उच्च शिक्षा जो है में खर्च बहुत ज्यादा जो है वह है। ठीक है, जो स्टेट के यूनिवर्सिटीज होते हैं वहां पर जो है वह पैसा ज्यादा नहीं लिया जाता है, लेकिन समस्या जो है वह वहां क्या है कि जितने भी राज्य निजी क्षेत्र पे कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि जो है वो अपनी गुणवत्ता को मेंटेन रखेगा तभी वो चल पाएगा निजी क्षेत्र, तो इसलिए वहां कॉस्ट ज्यादा है। और जो राज्य सरकार के द्वारा जो है, राज्य सरकार से संचालित हैं, तो यहां पर शिक्षा का मूल्य कम है। और शिक्षा का मूल्य कम है तो निश्चित है कि गुणवत्ता का अभाव है। गुणवत्ता का अभाव है, यानी कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए थी, वो क्वालिटी राज्य सरकार के द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में नहीं आ पाया, गुणवत्ता का अभाव जो है वह आ गया यहाँ। और इसका जो है वह कारण जो है, वो सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वह अच्छा नहीं, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित यूनिवर्सिटीज हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वह अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये इसके बाद जो है वह इसमें शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको अलग से भी लिखिएगा कि शिक्षा की गुणवत्ता बाजार के अनुकूल नहीं। देखिए, चलिए मान लीजिए कि जो है वह एमपीपीएससी में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन किए हुए छात्र से उम्मीद की जाती है कि वो जो है इसके सिलेबस को पूरी तरीके से समझ ले और उसको जो है वह खुद परीक्षा जो है वह दे दे। लेकिन अगर वो जो है वह कोचिंग पर निर्भर है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उसका जो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई हुई है वह जो है उस लेवल की नहीं हो पाई। ठीक है, बाजार के अनुकूल नहीं है। और ये कोई एमपी की समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे देश की समस्या जो है वह है। पूरे देश के विश्वविद्यालयों में उस स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है जहां जो है वह गुणवत्ता जो है वह मिल सके। कुछ जो है वह विश्वविद्यालय छोड़कर, कुछ विश्वविद्यालय में भी कुछ कॉलेजेस को छोड़कर, कुछ विश्वविद्यालय में कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें तो उसके बाद जो है वो वहां पर शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं जो है वह है। सबको जरूरत जो है वह पड़ रही है बाजार के अनुरूप अपने आप को विकसित करने के लिए, उसे जो है जरूरत जो है वह पड़ रही है। ठीक है, यानी आप एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आईआईटी से किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और यूपीएससी में तैयारी कर रहा है वो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग करे, तो इसका मतलब क्या है कि आईआईटी में उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाया गया ठीक से, समझिए। और जबकि जो है वह सिलेबस सेम है, वो भी ग्रेजुएट के लेवल का, यहाँ भी ग्रेजुएट के लेवल का जो है,
तो ये इसी प्रकार जो है वह समझिए कि आपने इतिहास से वह पढ़ा जो है वह किसी विश्वविद्यालय से, और यहां पर इतिहास की कोचिंग लेनी पड़े, तो इसका मतलब है कि गुणवत्ता जो है वह नहीं मिल पाई। ठीक है, यही जो है। तो शिक्षा की गुणवत्ता जो है वह बाजार के अनुकूल नहीं है, यह उच्च शिक्षा की बहुत बड़ी जो है वह समस्या जो है वह है। इसके बाद जो है वह देखिए कि निम्न नामांकन दर, मैंने बताया था कि मात्र सेंसस बता रहा है कि 8.15% जो है वह व्यक्ति ग्रेजुएट हैं। भारत में निम्न नामांकन दर है, और जो है वह देखिएगा कि 100 जो है वह कॉलेज के लिए अगर एलिजिबल होते हैं, यानी 12th जो है वह 100 जो है वह पास किया, तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि इसमें 24.2% ही वो इनरोलमेंट लेते हैं, यानी 12th के बाद जो है वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो लो इनरोलमेंट है, तो लो इनरोलमेंट होने से जो है वह क्या होता है कि जितनी जो है वह यहां पर जितना कंपटीशन आ सकता था, जितना जो है वह यहां मनी का सप्लाई आ सकता था निजी क्षेत्र में भी, तो वो जो है नहीं आ पाएगा, और उससे जो है वह क्वालिटी जो है वो घटेगी। यानी एक जो है वह कॉलेज में आप जो है वह 100 बच्चे पढ़ा सकते थे, लेकिन 24 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, तो 24 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पूरे उसका कॉलेज का जो खर्च है वह तो 24 पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो कॉस्ट बढ़ गया ना। और अगर 100 के 100 में मान लीजिए 80 ही जो है वह आते, तो कॉलेज का जो है वह खर्च 80 पर जाता ना, तो पर कैपिटा जो है वो जो एक्सपेंस है वो घट जाता ना। ठीक है, तो ये जो है वह है। इसके बाद जो है वह अगली चुनौती, और अगली चुनौती जो है वह है कि यहां पर स्वायत्तता का अभाव है। यानी विश्वविद्यालय को भी स्वायत्तता जो है वह बहुत ज्यादा नहीं मिली हुई है, और कॉलेज को तो स्वायत्तता जो है वह मिली हुई ही नहीं है। उसे रूल रेगुलेशन से इतना बांध दिया गया है, इतना बांध दिया गया है कि उसमें जो है वह खुलकर एडुकेशन जो है वह नहीं दे पाता है। तो ये जो है वह स्वायत्तता का अभाव जो है वह है इसमें। ठीक है, और स्वायत्तता के साथ साथ इसमें यह भी जो है वह कहा जाए कि इसमें जो नियामक संस्था है, नियामक संस्था का कार्य नियामक संस्था का कार्य ये जो है वह अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब अपेक्षित स्तर तक किस प्रकार से, जैसे जो है वह इसको, जैसे एक होता है कि जो पूरा पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम जो है वह क्या होना चाहिए, लगातार अपडेटेड होने चाहिए, यानी समय के अनुकूल जो है वह चलने की जरूरत जो है वह है। जैसे जो है एग्जाम्पल समझिए कि यूपीएससी जो है वह क्या करता है कि लगभग 10 सालों में अपने सिलेबस को बदल देता है। तो यूपीएससी अगर 10 सालों में सिलेबस को बदल दे रहा है, क्यों? क्योंकि जो है वह प्रशासन की जरूरत बदल जाती है। ठीक है, और प्रशासन की जरूरत क्यों बदल जा रही है? क्योंकि समाज बदल जा रहा है। इसके बाद जो है वह आपने महसूस किया होगा कि यूपीएससी में कई प्रश्न जो है वह आते हैं जो पाठ्यक्रम में जो है वह चर्चा में नहीं होते हैं। तो पाठ्यक्रम में चर्चा में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब जो है वह क्या है, तो आउट ऑफ सिलेबस जो है वह क्वेश्चन जो है वह पूछने की उसको आदत है? नहीं, ऐसा नहीं। सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी वह इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वक्त बदल रहा है, और वक्त बदलते वक्त के साथ जो है अगर व्यक्ति अपडेटेड नहीं है
तो वह वहां काम नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जो नियामक जो है वह संस्था कार्य कर रही है, वह अपेक्षित स्तर तक नहीं कर पा रही है। जैसे पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का बदलाव जो है वह बहुत ही धीमा है, इतना धीमा है कि जो है वह कई विषयों में तो वो जो है वह सिलेबस जो है वो आज कहीं प्रासंगिक नहीं है, फिर भी जो है वो पढ़ाया जा रहा है। कोई औचित्य होना चाहिए ना पढ़ाने का। आखिर जो है जब ये शिक्षा जो है वह को उद्देश्यपूर्ण नहीं बनाइएगा तो कुछ तो जो है वह समस्या होगी ना। तो ये जो है वह समस्या हमें जो है वह देख रहे हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम, इसके बाद जो है वह नियामक संस्था का जो कार्य में अपेक्षित स्तर तक वह है परीक्षा। देखिए परीक्षा जो है वह हमारी टाइमली नहीं हो पाती है। उच्च शिक्षा में बहुत बड़ी समस्या जो है वह है कि टाइमली परीक्षा जो है वह नहीं हो पाती है। टाइमली परीक्षा का मतलब है समय पर जो है वह परीक्षा का आयोजन। आप जैसे जो है वह गौर करके जो है वह देखिएगा कि कई परीक्षाएं जो है वह क्या होती हैं कि समय पर आयोजित नहीं होती हैं। और ग्रेजुएशन का जो 3 वर्ष का कोर्स है वह कोई विश्वविद्यालय जो है वह 4 वर्ष में करा रहा है, कोई विश्वविद्यालय जो है 5 वर्ष तक में करा रहा है। तो जो बच्चे जो है वह इनरोलमेंट लिए हैं, आपने तो उनका कई साल खराब कर दिया ना। और ऐसे बच्चों की संख्या हजारों हजार है। तो ये तो तय हो गया ना कि जो जो नियामक संस्था है वो नियामक संस्था उतना जो है वह सक्षम नहीं हो पा रही है। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय, लोग दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर जो है वह जो होड़ लगी हुई है एडमिशन की, उसके पीछे वजह क्या है? तो यहाँ परीक्षा रेगुलर होगी ही होगी, 3 साल में ही ग्रेजुएशन जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी विश्वविद्यालयों में जो है वह क्या है, कई विश्वविद्यालय ऐसे जो 5 साल में करा रहे हैं। तो जो बच्चा, जो उसका दोस्त, एक दोस्त जो है वह ले लिया विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में, एक दोस्त जो है वह दूसरे विश्वविद्यालय में जहां 5 साल में हो रहा है, तो वो बच्चा तो 2 साल के बाद एलिजिबल होगा ना। उससे पूछो क्या कर रहे हो तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर अगले साल पूछो क्या कर रहे हो तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बच्चा तो जो वो परेशान है। तो ये जो है वह भी अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद एक चुनौती जो है वह है गुणवत्ता की। और गुणवत्ता किस संदर्भ में? शिक्षक के संदर्भ। देखिए शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षक हैं, शिक्षक को हम लोग जैसे ही कह दिए कि भाई जो है वह आप परमानेंट हैं, ठीक है, तो परमानेंट अगर हो गए, स्थायी जो है वह नियुक्ति हो गई, तो पढ़ना लिखना छोड़ देता है कि अब तो जो है क्या है, हमको तो सैलरी मिलना ही, अब तो क्या है, सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। तो जब हम जो है वह ये जो है वह दिमाग में आ गया कि सैलरी जो है वह मिलेगा ही मिलेगा, तो वो अपनी गुणवत्ता का विकास जो है वह करना छोड़ देता है। इसलिए इसमें एक बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है कि इसमें क्या जो है वह ऐसी जो है वह चीज लाई जाए जिसमें समय समय पर जो है वह उन शिक्षकों की गुणवत्ता को बाजार के अनुकूल किया जा सके। नियामक संस्था में सुधार करना ही होगा, शिक्षकों में भी सुधार करने की आवश्यकता जो है वह है। तो आइए हम लोग इसके समाधान की ओर जो है वह देखें। अब तो कुछ समाधान की चर्चा तो हम लोग कर ही चुके हैं, फिर भी जो है वह चलिए इसमें समाधान में एक कहा जाए कि पूरी तरीके से एक कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में हमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। और आमूलचूल परिवर्तन में जो है वह क्या है कि स्नातक, प्रत्येक स्नातक की शिक्षा का उद्देश्य जो है वह होना चाहिए। जैसे जो है पूछा जाए आपसे कि भाई आपने एमबीबीएस किया है तो क्यों किया है?
डॉक्टर बनने के लिए। आईआईटी से बीटेक किया तो क्यों किया? इंजीनियर बनने के लिए। अब जो है वो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि स्नातक ग्रेजुएट जो है वह क्यों हुए? आपने बीए पढ़ा, बीएससी पढ़ा, बीकॉम पढ़ा, क्यों पढ़ा? आंसर ही नहीं है। यानी मान लीजिए आपसे कोई यही सवाल पूछे कि अच्छा बीए क्यों किया, आपने बीएससी क्यों किया, आपने बीकॉम क्यों किया, आंसर नहीं है। तो पहला तो जो है वह एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वह हमें चाहिए, और वो है आमूल चूल परिवर्तन कि उद्देश्य घोषित करने की जरूरत है। प्रत्येक शिक्षा का उद्देश्य जो है वह घोषित जो है वह करना होगा। जैसे मैंने एक सुझाव दिया कि आप उद्देश्य ही घोषित कर दीजिए व्यक्तित्व के विकास के लिए। बीए जो है वह क्यों किया? व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो एक आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद जब घोषित कर दीजिएगा तो अब हमारा मन कि हाँ हम अपने बच्चे का व्यक्तित्व का विकास कराना चाहते हैं कि इंजीनियर बनाना चाहते हैं कि डॉक्टर बनाना चाहते हैं, यह हम डिसाइड करेंगे। हमारा बच्चा डिसाइड करेगा कि हमें पर्सनालिटी जो है वह इम्प्रूव करनी है कि हमें इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि हमें एमबीए करना है, ये हमारा बच्चा डिसाइड करेगा, हम करेंगे डिसाइड। अभी तो क्या है, भेड़ चाल है ना भाई, सब ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो ले लो ले लो ले लो। अरे किस लिए ले लो? आंसर ही नहीं। उद्देश्य घोषित जो है वह करना, तो एक उद्देश्य घोषित करना पहला समाधान। दूसरा समाधान कि देखिए क्या है कि जो भी जो है वह उच्च शिक्षा है, इस उच्च शिक्षा में निजी भागीदारी को बहुत बढ़ाना हो। तो निजी भागीदारी को बढ़ाना। तो क्यों निजी भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत है? कि इसे मेरा जो मानना है वो मानना ये है कि प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व जो है वह होना चाहिए। यानी हर बच्चे को 14 वर्ष तक के बच्चे को जो है वह आपको शिक्षा उपलब्ध कराना, यह जो है वह उसका दायित्व होना चाहिए सरकार का। उतना एडुकेशन तो बेसिक है, उतनी समझ जो है वह आवश्यक है, जीवन चलाने के लिए भी आवश्यक है, किसी को दुकानदारी करने के लिए भी आवश्यक है, हर चीज के लिए आवश्यक है। तो वो तो होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो है उसकी आवश्यकता जो है वह क्या है, ये हमें जो है वह देना पड़ेगा। और उच्च शिक्षा की जो है वह भागीदारी में जो है वह निजी क्षेत्र, तो सरकार अपना ध्यान जो है वह प्राथमिक शिक्षा की ओर दे और निजी क्षेत्र जो है वह उच्च शिक्षा की जो है वह जिम्मेदारी, क्योंकि उच्च शिक्षा आवश्यकता जो है वह ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है। ठीक है। तो इसमें निजी भागीदारी को, जितनी सरकार की भागीदारी है उसको सुव्यवस्थित कीजिए, बाकी जो है रेस्ट जो है, जब आगे एक्सपेंशन की बात हो रही है तो उसमें हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आज जो है वह हम लोगों के यहाँ से जो बड़े बड़े शहर हैं वहां से बच्चे जो है वह जाते हैं कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में जो है वह पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हैं आजकल। अच्छा, ये हो कि जो है वह ऑक्सफोर्ड कैंपस मुंबई, ऑक्सफोर्ड कैंपस से वह दिल्ली, कैम्ब्रिज कैंपस से वह बेंगलुरु, अगर ऐसा हम लोग अनुमति जो है वह दे दें
तो जो बाहर जा रहे हैं, जिससे जो है वह हमारी विदेशी मुद्रा जो है वह वहां जो जा रही है, वो विदेशी मुद्रा जानी भी बंद हो जाएगी। हम जो है वह हमारा माइग्रेशन भी जो है वह कम हो जाएगा और यहीं पर जो है वह एडुकेशन जो है वह मिलेगा, एक एडुकेशन हब के रूप में जो है वह उभरेगा। तो निजी क्षेत्र जो है वह की भागीदारी, और जिसको जो है वह सक्षम है वो करेगा, और उसमें हर जगह पर जो है जो भी निजी क्षेत्र है उसमें जो है वह 15% 20% सीट जो है वो स्कॉलरशिप बेस्ड जो है वह रहेगा। यानी गरीब बच्चे जो है वह अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको वहां पर स्कॉलरशिप जो है के माध्यम से, अपने टैलेंट के माध्यम से वहां नामांकन करा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है वह कुछ करनी चाहिए जिससे जो है वह वो वहां पर हम गरीब बच्चों के योग्यता को भी जो है वह प्रतिबंधित नहीं करें, उसको न रोकें, और साथ साथ जो है वह जो सक्षम परिवार के लोग हैं वो अपना पैसा देकर जो है वह पढ़ाई कराएं। ये तीसरा समाधान जो है वह की दिशा में, जो शिक्षक हैं, शिक्षक की गुणवत्ता समय समय पर चेक होनी चाहिए। समय समय पर चेक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए लेक्चरर हैं और उसके बाद जो है वह आगे उनका प्रमोशन जो है वह होना है, तो प्रमोशन जो है वह तभी होगा जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिएगा, नहीं तो आप लेक्चरर ही जिंदगी भर लेक्चरर ही रह जाइए। तो जो है वह व्यक्ति काम करेगा, पढ़ाई करेगा, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो हर एक स्तर पर तो क्या करना चाहिए, शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है वह शिक्षक के पद का नाम अलग कर दीजिए। शिक्षक के पद का नाम पृथक कर दीजिए, और अब उसमें सैलरी आपकी जो है वो रहेगी, आप स्थायी हैं, लेकिन शिक्षक के पद का नाम पृथक हो गया। अब पृथक हो जाने से जो है वह क्या होगा कि आप जो है का जो सोशल स्टेटस है, सोशल स्टेटस को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आपकी गुणवत्ता अगर नहीं है तो आपके सोशल स्टेटस को जो है वह नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसको ध्यान से समझिए। एसडीएम, एक आईएएस जो है वह एसडीएम बनता है, एसडीएम के बाद डीएम बनता है, डीएम के बाद जो है वह वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, तो स्टेटस से उसका चेंज हो रहा है। कमिश्नर बनता है, उसके बाद जो है वह सेक्रेटरी बनता है, स्टेटस, सोशल स्टेटस भी चेंज होता है। तो हर एक स्तर पर शिक्षकों का जो है वह क्या कीजिए कि पूरे जैसे 30 वर्ष का जो है वह मान लीजिए कि उनकी जो है वह नौकरी है, किसी औसत या 35 वर्ष, 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होता है, तो 35 वर्ष की नौकरी है, तो 35 वर्ष में 7 जो है वह कैटेगरी के पद जो है वह होने चाहिए, और 7 कैटेगरी के पद जो है वो, यानी प्रथम कैटेगरी से द्वितीय कैटेगरी में जाने के लिए आपको जो है वो परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा पास कीजिएगा तभी जो है वो आप आगे जाइएगा। ये जो कर दिया जाता है क्या कि अच्छा आप 5 साल हो गया पढ़ाते हुए, ये लीजिए दूसरे स्तर पे चले गए, 10 साल हो गया, अच्छा लीजिए तीसरे स्तर पे चले, इससे जो है वह कभी भी जो है वह एडुकेशन में स्तर जो है वह नहीं ऊपर जो है वह जाएगा। तो शिक्षक के पद का नाम जो है वह पृथक कीजिए और उसमें प्रत्येक स्तर पर जो है वह परीक्षा लीजिए, जिससे जो है वह उनकी गुणवत्ता जो है वह क्या होगी, हमेशा बरकरार जो है वह रहेगी। ये, और इसमें अगला जो है वह है कि जो नियामक संस्था है, नियामक संस्था में सुधार जो है वह की आवश्यकता। नियामक संस्था, जितनी भी नियामक संस्थाएं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं,
जितने भी जो है वह जैसे यूबिन यूजीसी ही है, तो उन सब में जो है वह पूरे में एक जो है वह जो ऐसा सुधार होना चाहिए, जो सुधार जो है वो समय के अनुकूल हो और समय के साथ साथ परिवर्तित भी हो। जैसा मैंने कहा कि पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम जो है वह 5 वर्षों में, 7 वर्षों में, 8 वर्षों में बदल जाना चाहिए। समय इतना तेजी से बदल रहा है, जब हर एक साल जो है वह फोन जो है वह बदल जाता है, फोन की टेक्नोलॉजी बदल जाती है। एप्पल जो है वह अगले साल जो है वह 15 ला देगा, एप्पल 15, 14 आ गया, अब अगले साल 15 ला देगा। फिर उसके बाद एप्पल जो है वह अगले साल 16 ला देगा। तो 5 साल में तो वो 5 सीरीज ला दिया, और हम यहां पर जो है वो वही बैठे हुए हैं, जो है वह 20 सालों से वही सिलेबस चला रहे हैं। ये कैसे कॉम्पिटिटिवनेस को जो है वह क्या करता है, कॉम्पिटिटिवनेस को जो है वह पूरी तरीके से क्रश कर देता है, आपके गुणवत्ता का विकास जो है वह नहीं होने देता है। तो उच्च शिक्षा में जो है वह बदलाव जो है वह बहुत जरूरी है। उच्च शिक्षा का बदलाव अगर इस प्रकार से जो है वह हम लोग करेंगे, तो शायद कुछ और बेहतर स्थिति जो है वह कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार से हमने जो है वह 2 टॉपिक आज जो है वह लिया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा और जो है वह उच्च शिक्षा 2। इसी में तीसरा जो टॉपिक है वह टॉपिक है हम लोगों का तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सीय शिक्षा। ये तीसरा टॉपिक। तो देखिए जो है वह क्या है कि समाज शास्त्र की जो कक्षा हम लोग जो कर रहे हैं, यह कक्षा आप लोगों की जो है वह 2 आवर्स लेंथ की ही कक्षा जो है वह अभी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है वह ये तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सीय शिक्षा का जो टॉपिक है, यह हम लोग जो है अब इसको स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो कल स्टार्ट करेंगे। और कल जो है वह हम लोग ये पढ़ेंगे तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सीय शिक्षा। इसके बाद जो है वह आपको व्यावसायिक शिक्षा भी पढ़ेंगे, और उसके बाद बालिकाओं की शिक्षा यह भी जो है वह पढ़ने जाएंगे। उसके बाद समय मिलेगा जैसा तो उस पर आगे टॉपिक की भी चर्चा जो है वह होगी। लेकिन आज की कक्षा जो है वह हम लोग यहीं तक जो है वह रखते हैं, और फिर से जो है वह कल वापस जो है वह मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।